जी अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन व हज़रात, कैसे हैं यार? ठीक ठाक है, फिट फाट है। वी आर फाइनली बैक विद द मोस्ट अवेटेड व्लॉग एंड द मोस्ट अवेटेड वीडियो। भाई आज की इस वीडियो में हम फुल फ्लैज प्रेपरेशन करने जा रहे हैं। कॉम सेट्स टेस्ट की, कॉम सेट्स एनटीएस की प्रेपरेशन फुल फ्लैज आज की इस वीडियो में करने जा रहे हैं। सो यार ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका आने वाले दिनों में कॉम सेट्स का एनटीएस है, एनटीएस नेट है या एयर का एनटीएस है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगी। और हाँ, अभी तक लाइक नहीं किया यार, बहुत गलत बात है। लाइक किया करो, सपोर्ट होती है। प्यारा सा कमेंट कर दो और उन दोस्तों को लाजमी शेयर करो कि जिनका आने वाले दिनों में कॉम सेट्स का टेस्ट है, कि भाई उनके भी वारे न्यारे हो जाएंगे। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, आने वाले एनटीएस के पेपर्स में लाजमी तौर पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम क्वांटिटेटिव पोर्शन के बारे में बात कर रहे हैं, उसके बाद हम इंग्लिश के बारे में आएंगे, उसके बाद हम सब्जेक्टिव के बारे में आएंगे, हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले देखें, ये चीज़ मैंने आप लोगों को बताई हुई है क्वेश्चन में। पहले वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि 17 की पावर 3.5 मल्टीप्लाई बाय 17 की पावर व्हाट इज इक्वल टू 17 की पावर 8। देखें, ये चीज़ आप लोगों को भी पता है कि जब भी हमने बेसिस के साथ, जब भी हमने पावर्स को खेलना हो, पावर के साथ खेलना होता है या फिर पावर्स की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना होता है, तो एक चीज़ आपने हमेशा अपने दिमाग में बिठा लेनी है कि बेसिस को सेम बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहाँ पर इस सवाल में तो बहुत आसान है भाई, बेसिस पहले की ऑलरेडी सेम है। अब आपने कुछ रूल्स वगैरह अप्लाई करने जो कि आपने अपनी मैट्रिक और एफएससी में पढ़े हुए। देखिए, हमें ये चीज़ पता है कि जब भी बेसिस सेम हो और वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनकी पावर्स क्या हो जाती हैं, जल्दी से कमेंट्स में लिखें, वेरी गुड। उनकी पावर जो है वो हमारे पास ऐड हो जाती है, ठीक है। जिसका मतलब ये कि ये हमारे पास बन जाएगा 17 की पावर 3.5 प्लस। अब ये चीज़ हमें नहीं पता तो लेट दैट वैल्यू बी एक्स, हमने इसको एक्स के इक्वल लेट कर लिया, ठीक है। तो ये हमारे पास बन गया 17 की पावर 3.5 प्लस एक्स इक्वल टू 17 की पावर 8 ठीक है जी। अब यहाँ पर आप एक चीज़ नोट करें, अब नीचे मैं करता हूँ कि हमने यही काम किया कि 17 की पावर 3.5 प्लस एक्स इज इक्वल टू 17 की पावर 8, ठीक है जी। अब यहाँ पर हमें पता है कि बेसिस सेम है और वो एक दूसरे के इक्वल हैं, तो हमने पावर्स को भी उनके क्या ले लिया, इक्वल ले लिया। तो हमने पावर्स को भी इक्वल ले लिया, 3.5 प्लस एक्स इक्वल टू 8, एक्स इज इक्वल टू 8 माइनस 3.5 और एक्स इक्वल टू 4.5। यार आप लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करो, सपोर्ट दिखाओ थोड़ी, क्योंकि मैं अभी इस वक्त आउट ऑफ स्टेशन हूँ, लेकिन उसके बावजूद आप लोगों के लिए जो मैं वीडियो बना रहा हूँ। नेक्स्ट एमसीक्यू के बारे में बात करते हैं। वो ये कह रहा है कि भाई इफ ए ओवर बी की पावर एक्स माइनस 1, यहाँ पर ये जो चीज़ है हमारे पास ये बेसिकली पावर में लिखी हुई है, ठीक है। इफ ए डिवाइडेड बाई बी की पावर एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू बी डिवाइडेड बाई ए की पावर एक्स माइनस 3, देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज, ऑप्शन देखें 1/2, 1, 2 या 7/2। अब देखिए यहाँ पर भी हमने ऑब्वियसली जो चीज़ निकालनी है वो चीज़ हमारे पास पावर में है। निकालना क्या है, वैल्यू ऑफ एक्स निकालनी है। वैल्यू ऑफ एक्स है ही हमारे पास पावर में। तो जब मैंने आप लोगों को पिछले एमसीक्यू में भी ये बात की, जब हमने पावर के साथ खेलना है तो हमने बेसिस को लाजमी तौर पर सेम बनाना है। अब यहाँ पर देखें तो बेसिस, यहाँ पर बेस है हमारे पास a बाई बी, यहाँ पर देखें तो है b बाई ए। चले इसको अगर हम रेसिप्रोकल ले लें तो हम इसकी बेसिस को सेम कंसिडर कर सकते हैं, यानी कि अगर b बाई ए को a बाई बी बना लिया जाए तो ऑब्वियसली ये देखिए यहाँ पर भी a बाई बी है, यहाँ पर भी a बाई बी है, तो दोनों हमारे पास इक्वल हो जाएंगी बेसिस, ठीक है। अब a बाई बी इसको कैसे बनाते हैं, b बाई ए को अगर आपने किसी भी फ्रैक्शन को अगर आप ऑपोजिट करते हैं, यानी कि डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से रिप्लेस करते हैं, तो आपकी जो पावर है उसके साइंस ऑपोजिट हो जाते हैं, सही है। यानी कि यहाँ पर एक माइनस का साइन लग जाता है, नेगेटिव साइन लग जाता है। नीचे देखते हैं इन्होंने किया हुआ भी होगा। यहाँ पर आप देखें कि a बाई बी की पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू b बाई ए की पावर x माइनस 3 है। तो यहाँ पर हमने b बाई ए की जो वैल्यू थी उसको हमने a बाई बी बना दिया। क्यों? क्योंकि हमें ये चीज़ पता है और हमें ये रूल पता है कि जब भी आपकी बेसिस सेम नहीं होती तब आप पावर्स को नहीं छेड़ सकते, लेकिन जैसे ही आपकी बेसिस सेम हो जाती हैं तो आप पावर्स को इक्वल ले सकते हैं। तो हमारी बेसिस यहाँ पर देखें सेम हो गई हैं, यहाँ पर भी a बाई बी है, राइट हैंड साइड पे भी a बाई बी है, तो हम उनकी पावर्स को इक्वल कंसिडर कर लेते हैं, यानी कि x माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 3। यहाँ पे हमारे पास बना 2x इक्वल टू 4 एंड वी गॉट द वैल्यू विच इज x इज इक्वल टू 2। बहुत आसान सवाल है, ये नेट 5 में सवाल आया हुआ था और ये बहुत लोगों से गलत हुआ है। यार कोई मसले वाली बात नहीं है, जब आपने रेसिप्रोकल लेना है तो आपने नेगेटिव साइन लाजमी तौर पर लगाना है, तो लोग नेगेटिव साइन लगाते नहीं है और फिर इसका आंसर ऑब्वियसली कुछ और बन जाता है। तो यहाँ पर वैसे तो करेक्ट आंसर जो है वो हमारे पास है ऑप्शन सी, विच इज 2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है जी। नेक्स्ट एमसीक्यू के बारे में बात करते हैं। वो देखें वो इसमें क्या कह रहा है, वो इसमें ये कह रहा है कि भाई आपने मीन निकालना है। मीन से रिलेटेड सवाल आप लोगों को नेट 6 में भी देखने को मिला और 30 जून वाले नेट में भी आया हुआ था, कॉम सेट्स के टेस्ट में भी ये चीज़ आई हुई थी। देखें मीन होता क्या है, ये चीज़ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हालांकि ये चीज़ बच्चों को पता होती है लेकिन उसके बावजूद उनसे ये चीज़ गलत हो जाती है। ये चीज़ आप लोगों ने माइंड में रखनी है कि मीन जो है वो कहते हैं हम किसको, एवरेज को, यानी कि एवरेज का जो दूसरा नाम होता है वो हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट्स, मीन होता है। यानी कि आप जिस तरीके से एवरेज निकालते हैं, एवरेज क्या होता है, सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इंटीजर्स, या जो भी नंबर है आपके पास, s बाय n कहते हैं a को। तो
उसी तरीके से आपने मीन निकालना है। मीन किस तरीके से आप निकालेंगे, सिंपल, आपके पास ये मीन है, ये आपके पास डिजिट्स हैं। सबसे पहले आप देखें कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, 1 2 4 4 6 और 3, ये हमारे पास 6 डिजिट्स बनते हैं, ठीक है जी। यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास या फिर नंबर ऑफ इंटीजर जो भी आप इसको कह लें, ये 6 है। ये चीज़ हमारे पास डिनोमिनेटर में आती है कि आपके पास कितने नंबर्स गिवन है, कितने नंबर ऑफ इंटीजर्स गिवन है, ठीक है। ऊपर आपने क्या करना होता है, इन सबको जो भी चीज़ आप लोगों के पास गिवन है, जो भी सीरीज़ है, जो भी सीक्वेंस आपको गिवन है, आपने उन सबको ऐड कर देना है। तो यहाँ पर नीचे सेम मैंने वही काम किया कि इन सबको ऐड करके डिवाइड बाय 6 किया, हमारे पास आंसर आ गया 3। तो ये बहुत बच्चों वाला सवाल है, अगर ये सवाल आपको आता है तो इसमें गलती नहीं करनी। सिंपल आपने मीन, जब मीन का लफ्ज़ देखें तो आपने सिंपल तौर पर एवरेज ले लेनी है, सिंपल और सिंपल ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू के बारे में बात करते हैं जी। फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट एंड ऑड इंटीजर्स। अब यहाँ पर आप चीज़ ये नोट करें कि हमारे पास मीन निकालना है, ये तो हमें पता लग गया कि मीन का मतलब एवरेज होता है और हमने एवरेज निकालनी है, लेकिन वो ये कह रहा है कि आपने एवरेज किस चीज़ की निकालनी है, फर्स्ट एंड ऑड इंटीजर्स की। अब जिसको यही नहीं पता कि ऑड इंटीजर्स होते कौन से हैं, तो उससे तो भाई सॉरी टू से ये सवाल सॉल्व नहीं होने लगा। हाँ, ये चीज़ तो उसको समझ आ जाएगी कि फर्स्ट 10 ऑड इंटीजर है तो डिवाइडेड में क्या आएगा, 10 आएगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया कि डिवाइड में हमेशा नंबर आता है कि नंबर ऑफ इंटीजर्स हमारे पास कितने हैं, ठीक है। मीन का फॉर्मूला आप लोगों को पता है कि सम ऑफ ऑल द इंटीजर्स डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ इंटीजर्स, ठीक है, s बाय n जिसको हम कहते हैं। अब यहाँ पर आप देखें तो हमारे पास सम क्या है, सम हमारे पास क्या है, फर्स्ट 10 ऑड इंटीजर्स को हमने ऐड करना है, ठीक है। अब फर्स्ट 10 ऑड इंटीजर्स कौन से होते हैं, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएं। जी वेरी गुड, ऑड इंटीजर्स हमारे पास होते हैं 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 एंड अप टू सो ऑन, ठीक है जी। सो ये हमारे पास ऑड इंटीजर्स होते हैं। इवन इंटीजर्स कौन से होते हैं हमारे पास जनाब, इवन इंटीजर्स हमारे पास होते हैं 0 2 4 6 8 10 12 आगे 14 16 एंड अप टू सो ऑन, ठीक है। सो आपने क्या करना है, आपने इन सबको पहले 10 ऑड इंटीजर्स को ऐड करना है, ऐड करने के बाद डिवाइड कर देना है, क्योंकि हमने कितने इंटीजर्स गिवन है 10 है, तो डिवाइडेड बाय 10 करेंगे, यू गॉट द आंसर, ठीक है जी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू के बारे में। नेक्स्ट एमसीक्यू के बारे में वो कह रहा है मीडियन निकालना है। देखें मीन से रिलेटेड एक दो चीज़ें और प्रैक्टिस कीजिएगा जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए समझना कि मीन से रिलेटेड हमें क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। मीन से रिलेटेड हमें क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखें मीन से रिलेटेड आपने एमसीक्यूज लाजमी तौर पर करने हैं। मीडियन पे आ जाते हैं। अब देखें मीडियन में जो चीज़ें आप लोगों ने समझनी है और जो चीज़ें आप लोगों ने सुननी है वो चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। मीडियन कहते हैं किसको है, ये चीज़ आप लोगों को पता होना जरूरी है। मीडियन हम कहते हैं मिड पॉइंट को या मिडल नंबर को। जब भी आपके पास कोई भी सीक्वेंस गिवन और आपको कह रहा हो कि आपने मीडियन निकालना है, तो सबसे पहले चुप करके आपने सीक्वेंस को अलाइन कर लेना है, यानी कि सीक्वेंस को आपने असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेना है, छोटे से बड़ा। अब अगर आपको सीक्वेंस ऐसा गिवन है, फॉर एग्जांपल 13 सबसे पहले गिवन है और 1 सबसे आखिर में गिवन है, तो आपने इसको सबसे पहले अलाइन करना है। अलाइन नहीं करेंगे तो गलती के चांसेस जरा बढ़ जाते हैं। कभी कभी सवाल सही हो भी जाता है लेकिन कभी कभी गलत हो जाता है, अगर इन द सेंस मीडियन में एक से ज्यादा मिडल वैल्यू आ रही हो। अब देखें इसमें देखें आपने करना क्या होता है, सबसे पहले आप ये पहला वाला कैंसिल करें, फिर आप ये लास्ट वाला कैंसिल करें, फिर आप ये दूसरा कैंसिल करें, फिर आप सेकंड लास्ट वाला कैंसिल करें, फिर आप ये थर्ड कैंसिल करें, फिर आप ये थर्ड लास्ट वाला कैंसिल करें और आपके पास एक ही मिडल वैल्यू बीच में बच रही है, वो है x इज इक्वल टू 4 या जो भी है, ठीक है। 4 हमारे पास बच रही है इन दैट केस, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ सिचुएशंस में हमारे पास होता क्या है कि एक से ज्यादा मिडल वैल्यू बन जाती है। फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 24। अब अगर आप कैंसिल करना शुरू करें तो पहली वैल्यू आप यहाँ से कैंसिल करेंगे, लास्ट ये कैंसिल होगी, फिर आप दूसरी 2 कैंसिल करेंगे, फिर आप 13 कैंसिल करेंगे, फिर आप 4, फिर 7, फिर अब बीच में 2 वैल्यूज हमारे पास बच रही हैं 4 और 6। अब मिडल वैल्यू हमेशा कोई ना कोई एक ही होगी और मीडियन का आंसर हमेशा तौर पर एक ही आंसर निकलता है, ठीक है। जब आपके पास इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो जाए कि आपके पास जो मीडियन है वो एक से ज्यादा आ रहे हों, तो आपने सिंपल उनकी एवरेज ले लेनी है और फिर जो आंसर आएगा यानी कि उनको ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 कर देना है और फिर जो आंसर आएगा वो आपके पास बेसिकली मीडियन होगा। बहुत आसान तरीके से मैंने इस सवाल को बता दिया है, ठीक है जी। आगे चलते हैं। मॉड किसको कहते हैं भाई, ये सवाल आपको नेट 6 में देखने को मिला था कि फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ, ठीक है, मिला था ना, फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ। अब बच्चा डर गया कि भाई फ्रीक्वेंसी किसको कहते हैं, फ्रीक्वेंसी तो हमने पढ़ा ही नहीं है। फिजिक्स का सवाल क्वांटिटेटिव में क्या कर रहा है। देखें बच्चों ये बात आप लोग माइंड में रखें कि फ्रीक्वेंसी का दूसरा नाम मॉड होता है या फिर मॉड का दूसरा नाम हम फ्रीक्वेंसी के तौर पर भी लेते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कहते किसको है और मॉड कहते किसको है, ये चीज़ आप लोग समझ लें। देखें जब आप सबसे ज़्यादा क्या करते हैं, जब आप सबसे ज़्यादा वैल्यू देखते हैं जो रिपीट हो रही हो, सही है, जो रिपीट हो रही हो यानी कि मोस्ट रिपीटेड वैल्यू सीक्वेंस में। इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप सीक्वेंस को अरेंज करें, ठीक है, बस आपने सिंपल ये देखना है कि आपकी रिपीटेड वैल्यू कौन सी है जो कि एक से ज़्यादा दफ़ा रिपीट हो रही है। तो यहाँ पर 2 है तो 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। अब यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल 2 वैल्यूज ऐसी हैं जो कि एक से ज़्यादा दफ़ा रिपीट हो रही हैं। अब इस एमसीक्यू में देखें फाइंड द मॉड ऑफ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, रिपीट हो चुका है। वो ये कह रहा है फाइंड द मॉड ऑफ 1, 2, 4, 6, 4। अब यहाँ पर आप देखें
भाई गला सूख गया मेरा। अच्छा यहाँ पर आप देखें, सो 2 और 4 ये दो ऐसी वैल्यूज़ हैं जो कि रिपीट हो रही हैं, एक से ज़्यादा दफ़ा आ रही हैं। अब जो वैल्यू पहले रिपीट होगी उसको हम पहले लिखेंगे और जो वैल्यू बाद में रिपीट होगी उसको हम बाद में लिखेंगे। अब बहुत से लोग क्या करते हैं, भाई 2 और 4 तो है ना, मैं ऑप्शन ए नहीं, आपने देखना सीक्वेंस ये है कि भाई 2 पहले आ रहा है या 4 बाद में आ रहा है। 2 पहले आ रहा है तो ऑब्वियसली 2 जो है वो आप सबसे पहले लेंगे, और 4 बाद में आ रहा है तो आप 4 जो है वो बाद में लेंगे। सही है जी, क्लियर हो गया, सही है, समझ आ गया आप लोगों को, दोबारा देख लें इसको। सही है जी, आगे चलते हैं। अच्छा जी, रेंज का सवाल काफ़ी ज़्यादा आसान सवाल होता है और ये मुफ्ते के नंबर होते हैं, एक तरीके से आप ये समझ लें। रेंज के सवाल में करना क्या होता है, ज़रा मैं ये भी आपको बता देता हूँ। देखिए रेंज के सवाल में हमने ये करना होता है कि आपने रेंज के सवाल में जो भी आपके पास सीक्वेंस या सीरीज़ गिवन है उसको अरेंज नहीं करना, ज़रूरत नहीं है अरेंज करने की। जो सीक्वेंस जो सीरीज़ गिवन है उसमें से सबसे पहले आपने हाईएस्ट वैल्यू निकालनी है और उसमें से सबसे पहले आपने लोएस्ट वैल्यू साइड पे कर लेनी है। फिर आपने क्या करना है, इन दोनों को आपस में माइनस कर देना है और आपके पास आसान सिंपल और सिंपल आंसर निकल आएगा। ठीक है, अगेन बता दूँ क्या करना है कि आपके पास हाईएस्ट वैल्यू आपको गिवन है जो कि आपके पास है 6, ठीक है। आपके पास लोएस्ट वैल्यू भी गिवन है जो कि आपके पास है 1। आपने क्या किया, सिंपल 6 - 1 यू गॉट द आंसर विच इज इक्वल टू 5। ठीक है जी, आगे चलते हैं। यहाँ पर आप देखें कि व्हाट इज द रेंज ऑफ 3, 6, 2 और अप टू सो ऑन। हमें एक लंबी सीरीज दी हुई है और हमें ये कहा गया है कि भाई आप जो है वो इसकी रेंज निकालें। तो रेंज किस तरीके से निकालते हैं, मैं दोबारा बता देता हूँ भाई। रेंज किस तरीके से निकालते हैं, रेंज जो है वो हम निकालते हैं हाईएस्ट माइनस लोएस्ट करके। यहाँ पर हमारे पास हाईएस्ट वैल्यू क्या आ रही है जनाब, 82 आ रही है, और लोएस्ट वैल्यू जो है वो हमारे पास जो है वो 1 आ रही है। इस टेस्ट में मैं आप लोगों को, इस लेक्चर में मैं आप लोगों को ये चीज़ भी बताऊंगा कि आप कॉमसेट्स के 2 टेस्ट कैसे दे सकते हैं। तो भाइयों ये लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं लेक्चर के बीच में ये चीज़ मैं बताऊंगा। ठीक है, व्हाट इज़ द वेरिएंस ऑफ 2828। अच्छा जनाब, वेरिएंस के सवाल बहुत से लोग बहुत लंबे तरीके से समझाते हैं। मैं आपको ये तरीका बता रहा हूँ कि आप मुश्किलों से 5 से 10 सेकंड में सवाल सॉल्व कर सकते हैं। जहाँ पे भी आपको वेरिएंस का लफ्ज़ नजर आए, जहाँ पे आपको लगे कि भाई ये वेरिएंस निकालने का कह रहे हैं, लगे कि आपको नजर आ जाएगा कि भाई फाइंड द वेरिएंस कह रहा है, आपने चुप करके सबसे पहले काम करना है, एवरेज ले लेनी है। क्या कर लेना है जनाब, एवरेज ले लेनी है। ठीक है, आपने क्या करना है, एवरेज ले लेनी है। जो भी सीरीज गिवन है एवरेज कैसे लेंगे, देखें 2 + 8 + 2 + 8 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इंटीजर्स 4 आ गया 4। तो आपने इन दोनों को डिवाइड कर दिया, 25/4 वी गॉट द आंसर विच इज 5 आ गया जनाब। अब एवरेज लेने के बाद हर टर्म को एवरेज से माइनस करके स्क्वायर ले लेना है और आपस में ऐड कर देना है। ये देखें हर टर्म को मैंने माइनस किया 5 से जो कि एवरेज आई, ये होल स्क्वायर है बेसिकली। ठीक है, ये 2 नहीं लिखा हुआ, ये होल स्क्वायर है। इसको आपने क्या करना है, स्क्वायर ले लेना है। इसी तरह आगे भी जितने भी हैं स्क्वायर्स ले लेना है और डिवाइड कर देना है हमने नंबर ऑफ टर्म्स पे। मैं अगेन रिपीट करता हूं, जब भी वेरिएंस का लफ्ज़ आप लोगों को जहां पे भी नजर आए, सिंपल चुप करके आपने उसकी एवरेज ले लेनी है, नंबर 1। नंबर 2, एवरेज लेने के बाद आपने क्या करना है कि जनाब एवरेज लेने के बाद आपने हर टर्म को उससे माइनस करके स्क्वायर लेना है, ऐड करना है और डिवाइड कर देना है टोटल नंबर ऑफ इंटीजर्स। ठीक है जी, सिंपल इज द केस। यहाँ पर जो भी हमारे पास आंसर आएगा वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। फाइंड द वेरिएंस ऑफ -2 2 जल्दी से मुझे इसका आंसर सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में बताएं। जिसका आंसर सही होगा मैं उसके आंसर को पिन कर दूंगा। आगे चलते हैं जी। अच्छा जी, स्टैंडर्ड डेविएशन का बहुत ही लोग गंदे फार्मूला बताते हैं भाई कि ये समेशन लगाओ फिर x - म्यू करो डिवाइडेड बाय करो। देखें मैं बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ, जो वेरिएंस आपने निकाली है उसका अंडर रूट ले ले, आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगी। बहुत ही आसान तरीका है, मैक्सिमम 15 सेकंड लगते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन को सवाल को सॉल्व करते हुए, और अगर आपके पास सीरीज आसान हो तो फिर तो 10 सेकंड लगते हैं। देखें अब आपने क्या करना है, ये आपके पास गिवन है, मैंने क्या बताया कि अंडर रूट ऑफ वेरिएंस निकालना मेन काम है, अंडर रूट तो बाद में लेते रहेंगे आप। वेरिएंस किस तरीके से निकालते हैं, सबसे पहले इसकी एवरेज लो, एवरेज लेके माइनस करके स्क्वायर करो, प्लस करो, डिवाइड करो टोटल नंबर ऑफ इंटीजर से, वेरिएंस आ जाएगी। इस केस में हमारे पास 2 + 8 + 2 + 8 डिवाइडेड बाय 4 और ये करके आ जाएगी 9। वेरिएंस आ गई 9। ऑब्वियसली अब क्या करना है, आपने लेना है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। भाइयों लाइक नहीं किया ना अभी तक स्ट्रीम को और वीडियो को, बहुत गलत बात है। अच्छा जी, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के सवाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कुछ लोगों को समझ नहीं आते सवाल को। इस सवाल को मैं ज़रा आप लोगों को समझा भी दूंगा करके कि भाई इस सवाल को किस तरीके से देखा जाता है, किस तरीके से किया जाता है। यहाँ पर इंक की ऑप्शन आ नहीं रही, लेकिन चलो मैं आप लोगों को यहाँ पर समझा देता हूँ। देखो बहुत आसान सवाल है ये वाला। वो क्या कह रहा है कि आपके पास a/b गिवन है। a/b का मतलब है कि आपके पास a डिवाइडेड बाय b की वैल्यू गिवन है, ठीक है, और वो हमारे पास क्या है 1 डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पर बहुत से प्री मेडिकल वाले स्टूडेंट्स गलती करते हैं और भंड मारते हैं, जरा मैं वो भी बताता हूँ। और b डिवाइडेड बाय c की हमारे पास जो वैल्यू है वो हमारे पास गिवन है 3 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है जी। अब यहाँ पर a/c की वैल्यू निकालनी है। बहुत से प्री मेडिकल स्टूडेंट्स कहते हैं कि बाद भाई ये देखें ये a है, a की वैल्यू हमारे पास 1 है, ये c है, c की वैल्यू हमारे पास 4 है, 1/4 ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। पता नहीं घर आके मुझे क्यों शक हो रहा है कि ये मैंने गलत कर दिया। देखें ऑब्वियसली गलत है ये, क्यों, क्योंकि ये डिवाइड के फॉर्म में गिवन है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपकी a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू 3 है, नॉट एट ऑल, और c की वैल्यू 4 है, कभी भी ऐसा नहीं होता। अब आपने ये दोनों चीज़ें लिखनी है। अब इसके 2 तरीके होते हैं। ये सबसे पहला तरीका तो ये होता है कि आप जो है ना
क्या काम करें, बहुत आसान तरीका है, यहाँ से बी की वैल्यू निकालें और बी की वैल्यू जो भी निकलेगी उसको इसमें पुट कर दें, रीअरेंज करेंगे तो ए रेशो सी की फॉर्म में एक वैल्यू आ जाएगी। दूसरा काम बताता हूँ जो कि 10 सेकंड या 5 सेकंड में होता है, बी की वैल्यू दोनों साइड पे सेम बना लें। कैसे बनाएंगे, देखिए पहले इक्वेशन में बी को किससे मल्टीप्लाई करें, बहुत आसान है यार, पहले इक्वेशन में बी को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं हम, फॉर एग्जांपल ये बन जाएगा, अच्छा पूरी इक्वेशन से करना है तो ये आपके पास बन जाएगा 3/6, ऐसी बात है। और हमारे पास बी रेशो सी में हमारे पास बन जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास बन जाएगा 6/8, सही है। जब आपके पास बी की वैल्यूज अब इक्वल हो चुकी है ना, तब आप कंसिडर कर सकते हैं कि आपके पास ए की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू 8 है, बशर्त ये कि आपके पास बी की वैल्यू सेम हो। बी की वैल्यू सेम होना इज द की, बना लो बी की वैल्यू सेम और बहुत आसान काम हो जाएगा। बी की वैल्यू सेम बनाना इज बहुत वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है जी, बहुत आसान तरीका मैंने बता दिया, मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ कि आपने सबसे पहले क्या करना है, ए रेशो बी, फिर आपने लेना है बी रेशो सी, आपने इसको डिवाइडेड की फॉर्म में लिखना है, लिख लिया डिवाइड की फॉर्म में। अब आपने क्या करना है कि आपने जब इसको डिवाइड की फॉर्म में लिख लिया, अब आपने ये करना है कि आपने ए रेशो बी की वैल्यू आपने लेनी है 3/6 और बी रेशो सी की वैल्यू आपने लेनी है 6/8, ठीक है, सही है। ये चीज़ समझ आ गई, अगर आप लोगों को समझ आ गई है तो कमेंट सेक्शन में बता दें, अगर नहीं समझ आई फिर भी बता दें, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात कर लेंगे। अब यहाँ पर देखें वो ये कह रहा है कि 2 लोग हैं, टोटल नहीं 2 लोग नहीं है, टोटल हमारे पास है 3 लोग हैं, ठीक है जी। रेशो ऑफ मारिया टू बिस्मा एज इज 4:5। अब लेट मारिया का नाम मैं दे देता हूँ एम से डिनोट करता हूँ और बिस्मा को नाम से मैं बी से नोट करता हूँ, एम बाई बी की वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन है जनाब, 4/5, ठीक है। अब आगे देखें तो वो ये कह रहा है कि रेशो ऑफ बिस्मा टू किरण, यानी कि b/k में कह देता हूँ b/k इज इक्वल टू क्या हमारे पास है जनाब 3/2, ठीक है। अब हमने निकालना क्या है, रेशो ऑफ मारिया टू किरण, मारिया टू किरण का हमारे पास मतलब ये है कि m डिवाइडेड बाई k इज इक्वल्स टू हमारे पास जो भी आंसर आएगा, बहुत आसान है। आपने क्या करना है जनाब, b की वैल्यू को किसी ना किसी तरीके से सेम बनाना है। अच्छा यार, आप में से अगर किसी को पता है कि बहुत से लोग जो है वो जब पढ़ा रहे होते हैं पावर पॉइंट पे तो वो कुछ लिख रहे होते हैं बड़ा आसानी से, मतलब बहुत आसानी से पेन से टाइप वगैरह कर रहे होते हैं, लिख रहे होते हैं, माउस से तो इतना आसानी से नहीं लिखा जाता, तो वो ऐसी क्या चीज़ होती है कि जिससे वो मतलब टाइप वगैरह बड़ी आसानी से कर रहे होते हैं, क्या वो टच पैड होता है, क्या चीज़ होती है वो, काइंडली यार अगर किसी को इन्फॉर्मेशन है तो बताना, क्योंकि इस तरीके से अगर मैं माउस से कुछ टाइप वगैरह लिखता हूँ ना तो मसला ये होता है कि माउस से सही तरीके से लिखा नहीं जाता, ये आप लोगों को भी पता है, ठीक है जी। सो खैर इसके बारे में अगर किसी को इन्फॉर्मेशन है तो बताना, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, कंपेयरिंग फ्रैक्शंस, ये सवाल काफ़ी दफ़ा आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही आसान सवाल भी है साथ में। देखिए वो कह रहा है कि आपने ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन निकालना है, ये चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखें ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन आप लोगों ने निकालना है तो बहुत ही आसान तरीका होता है इसका, किसी को पता है इसका आसान तरीका क्या है ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन का, आप डिनोमिनेटर को देख के बता सकते हैं कौन सा ग्रेटेस्ट है कौन सा लोवेस्ट है। अब मैं इससे ज़्यादा और क्या बताऊँ, चलिए दूसरा हाल बताता हूँ जो कि कन्वेंशनल तरीका हर बंदा करता है ये, लेकिन आपने बताना है कि करना क्या है इसमें, वैसे छोटा तरीका क्या है मैं बता चुका हूँ, डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर को देख के बता सकते हैं। अच्छा देखें यहाँ पर आप लाइन बाय लाइन लेते रहें, इनका डिवीजन लेते रहें, डिवाइजर में जिसकी वैल्यू बड़ी होगी वो आपके पास ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन आ जाएगा, ठीक है जी। लेकिन ये स्टैंडर्ड तरीका है, ये बहुत लंबा तरीका है थोड़ा सा। अच्छा ज़कात प्रॉब्लम, ज़कात से रिलेटेड सवाल आया था कुछ NTS में, NTS नेट 7 में एक ऐसा सवाल आया जो कि बच्चों से सॉल्व नहीं हो सका, वो सॉल्व कर नहीं पाए या सॉल्व हो नहीं सका, इसी सेंस में आप ले लें। अगर तो आप ये फार्मूला लगाते हैं तो कुछ लोगों से ये सॉल्व नहीं हुआ लेकिन हो रहा था ये सॉल्व, ठीक है। देखें ज़कात का कन्वेंशनल फार्मूला क्या होता है कि ज़कात होता है बेसिकली 25% ऑफ दी टोटल अमाउंट, ठीक है, सॉरी 2.5% ऑफ दी, 25 होता है, सॉरी 2.5 नहीं होता मेरे ख्याल से। खैर उसके बाद आप देखें 2.5 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय टोटल अमाउंट आपने कर दिया इसको, ठीक है जी। अब देखें ज़कात ऑन 1 लाख रुपीज़, यानी कि 1 लाख रुपीज़ पे आपने बताना है कि ज़कात क्या है। ज़कात का फार्मूला आप लोगों को पता है जो कि बहुत ही आसान है, जो कि हमारे पास है टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय 40। अब हमने ऊपर क्या पढ़ा, 2.5 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय टोटल अमाउंट, 2.5 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय टोटल अमाउंट हमने किया था। मैं इसका आसान फार्मूला बता रहा हूँ, ज़कात इज इक्वल टू टोटल अमाउंट डिवाइड बाय 40, यहाँ के लिखा हुआ है, ये देखिए ये बहुत आसान फार्मूला है। इस फार्मूले को याद रखें, वो ऊपर वाले को ना याद रखें, आप फिर 2.5 को भी सॉल्व करते रहेंगे, ये भी करते रहेंगे, बस आपने ये करना है टोटल अमाउंट को 40 से डिवाइड कर देना है एंड यू गॉट दी आंसर। अच्छा खैर क्वेश्चन में देखते थे, हम ये कहते हैं कि ज़कात ऑन 1 लाख रुपीज़ इज सिंपल, आपके पास टोटल अमाउंट गिवन है 40 पे डिवाइड करें, जल्दी से मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताएं। ऑप्शन है हमारे पास 5000, 2500, 1000 या 3000। कैलकुलेटर यूज़ किए बगैर बताइएगा ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए। NTS में कैलकुलेटर लाओ नहीं होता, और कॉम सेट्स के टेस्ट में 3 घंटे का टाइम होता है, जो लोग ये कहते हैं कि 2 घंटे होता है, नहीं भाई 3 घंटे का टाइम होता है। फाइंड द ज़कात ऑफ द एनुअल सेविंग ऑफ 9000। अब अगेन आपके पास टोटल अमाउंट गिवन है, आपने क्या निकालना है, आपने निकालना क्या है ज़कात, तो ज़कात इज इक्वल टू टोटल अमाउंट डिवाइड बाय 40 करेंगे, यू गॉट दी ज़कात। हाँ ये भी कह सकते हैं कभी कभी कि आपके पास टोटल अमाउंट गिवन है, आपने नहीं टोटल अमाउंट आपने फाइंड आउट करनी है, ज़कात गिवन है, तो ज़कात को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास टोटल अमाउंट निकल आएगी। सही है जी। आप देखिए ये सारा है यानी ईयरली सेविंग ऑफ रुपीज़ कितने है भाई, ये 4 लाख है, 40 लाख है, 400000 4 लाख है, ठीक है जी। 4 लाख की ईयरली सेविंग है, ज़कात इस पर कितनी बनती है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर बताएं। बहुत आसान है, अमाउंट को मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर दें 40 से। अच्छा जी आगे चलते हैं, ये भी बहुत आसान सवाल है। अच्छा यार इस सवाल को, ये वाला सवाल मैंने पिछली वीडियो में भी अपने करवाया था, और इसमें बच्चों ने पूछा था कि बच्चों ने आंसर निकाला था 800,
तो भाइयों ये चीज़ आप लोग समझ लो कि 800 इसका असर नहीं है। लॉजिकल सवाल है ये थोड़ा सा, लेकिन आप कैलकुलेट करके निकाल लें, वो आप अपनी तरफ से सही निकाल लें। लेकिन अगर इसका देखा जाए तो ये इसका सवाल में वो कह ये रहा है कि भाई मंथली इनकम उसकी जो है वो 4000 है, 8 मंथ्स के बाद उसकी इनकम कितनी होगी, 8 मंथ्स के बाद जो है वो उसकी इनकम कितनी होगी या हमें देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर बहुत ही आसान है, यहाँ पर बहुत ही आसान है कि आपने क्या करना है, आपने इसको जो है वो आफ्टर 8 मंथ जो है क्या करना है, जीरो कर देना। ठीक है जी, जीरो कर देना। ठीक है जी, क्योंकि हमारे पास 8 मंथ्स में ज़कात फ़र्ज नहीं होती। आगे चलते हैं जी, बहुत इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है कि स्क्वायर रूट ऑफ 1024। अब लोग इसका अंडर रूट लेना शुरू कर देते हैं। भाई आपने जो भी नंबर्स गिवन है इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास आंसर आ जाएगा। ये बहुत आसान सवाल है। लोग क्या करते हैं जनाब, 100 को पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं 100 से, फिर 99 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 99 से। भाई अल्लाह के बंदो NTS देने आए हो, फुल लेंथ पेपर तो देने आए नहीं हो यहाँ पर। तो आसान काम करो, जब भी दो नंबर के स्क्वायर आपस में माइनस हो रहे हो तो फार्मूला लगाया करो A + B A - B। यहाँ पर A क्या है 100 और B क्या है 99, तो 100 + 99 × 100 - 99 199 इज करेक्ट आंसर। 5 सेकंड में सवाल सॉल्व हुआ है। अब यहाँ पर देखो 165 - 164 है और माइनस है, स्क्वायर्स हो रहे हैं। हाँ ये सवाल बहुत से बच्चों का होता है कि बाद में यहाँ पे स्क्वायर माइनस, अभी तो यहाँ पर खैर माइनस है, प्लस हो जाए तो क्या होगा। देखिए प्लस हो जाए तो पहली बात तो ये कि वो सवाल आएगा नहीं, क्योंकि इतना वो लंबा सवाल है, उसका कोई दूसरा तरीका नहीं है करने का। ठीक है, अब यहाँ पर आप सिंपल देखें कि आपने क्या करना है, 165 का स्क्वायर माइनस 164 का स्क्वायर है, A + B × A - B। A क्या है 165, B क्या है 164। सो आप करें 165 + 164 × 165 - 164, जो भी आंसर आएगा जल्दी से इसका आंसर कॉमेंट सेक्शन में बताएं। ऑप्शन है हमारे पास 329, 428, 165 और 338। आगे चलते हैं जनाब, 98 का स्क्वायर माइनस 96 का स्क्वायर। अगेन बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही बच्चों वाला सवाल है। इस सवाल में कुछ भी नहीं आप लोगों ने करना, सिंपल आपने A + B A - B वाला फार्मूला लगाना है। 98 + 96 × 98 - 96, यू गॉट द आंसर। आगे चलते, अच्छा परसेंटेज वाला सवाल आप लोगों को NTS NET 7 में भी देखने को मिला होगा कुछ लोगों को। ठीक है जी, अब वो इस सवाल में ये कहता है, ये सवाल हाँ ये इसी तरह का सवाल था। यहाँ पे 75 था और यहाँ पे 50 था। खैर वैल्यूज तो चेंज ऑब्वियसली आएंगी, लेकिन MCQs यही आएंगे। ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, अगर आप कॉन्सेप्ट इस वीडियो से अच्छे तरीके से ले लेते हैं। अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और उन दोस्तों के साथ तो शेयर करो भाई कि जिनका आने वाले दिनों में NTS है उनका भी थोड़ा भला करवाओ। अच्छा जी, व्हाट % ऑफ 80 इज 32। इक्वेशन में इंटरप्रेट करना स्टेटमेंट को, यही सारी गेम है भैया, जो सीधी बात है। अगर आपको स्टेटमेंट को इक्वेशन में चेंज करना आता है, यू आर गुड टू गो। आपको इन सवालों को कोई भी नहीं रोक सकता कि भाई आप इन सवाल में कोई गलत चीज़ करें। सिंपल इज दैट, जो मैं सीधी बात आप लोगों को बता रहा हूँ। इसमें देखिए करना क्या है, वो ऑफ का मतलब पता होना चाहिए कि मैथमेटिक्स के टर्म में या बेसिक मैथ्स या क्वांटिटेटिव के टर्म में ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है और इसका मतलब इज इक्वल टू होता है। अब इससे ज़्यादा और मैं क्या बताऊँ, देखिए व्हाट % है, आप उसको कह दें कि x है वो चीज़। ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई बाय 80, इसका मतलब है इज इक्वल टू का मतलब है इज आ गया। ठीक है जी, और 32 आपके पास बहुत ही आसान हो जाएगा ये सवाल अब सॉल्व करना। x की वैल्यू निकालो, सिंपल है, 0.4 आ गई। अब इसको परसेंटेज में कर लो तो आपके पास 40% बन जाता है। ठीक है जी, अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ। सिंपल आपने क्या किया है कि व्हाट % था, हमने उस % को x लेट किया, उसके बाद हमने क्या किया 80 से मल्टीप्लाई करवाया और इज इक्वल टू 32 कर दिया। बहुत आसान तरीके से सवाल हो गया। ठीक है जी, इफ 5 की पावर a इज इक्वल टू 3125 देन द वैल्यू ऑफ 5 की पावर a - 3 इज। देखिए अगेन मैं वही बात आप लोगों को करूँगा जो कि मैंने ऊपर वाले सवालों में की, कि जब भी आपने पावर्स के साथ खेलना है तो आपने जो है बेसिस उनको सेम बना लेना है। सही है, बेसिस को सेम बनाना है। किस तरीके से बेसिस को सेम बनाना है, देखिए 3125 जो है ना वो 5, इसका एलसीएम ले लें, बहुत आसान हल है इसका। वैसे ही आपको पता भी होना चाहिए 5 की पावर 5 जो है वो हमारे पास 3125 होता है। तो अब हमारे पास खैर बनेगा क्या, वो खैर नीचे सॉल्व हुआ है, लेकिन हम जरा खुद से सॉल्व करते हैं, जरा मैं आप लोगों को जरा बताता हूँ कि बनेगा क्या। देखिए 5 ये पावर है, ठीक है, और ये हमारे पास बनेगा 5 की पावर 5। लेकिन अभी हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए ये कि हमें 5 की पावर a - 3 चाहिए। अब इन दोनों साइड्स पे 3 को माइनस करवाए थे, 5 की पावर a - 3, ये याद रखने पावर में मैं लिख रहा हूँ ऊपर a - 3, और 5 की पावर हमारे पास हो जाएगी 5 - 3। ठीक है, सिंपल, बहुत आसान हल हो गया। अब आप इसमें क्या करें कि 5 - 3 हमारे पास 2 होता है, 5 का स्क्वायर ले ले 25 जो है वो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। ये देखिए जी यहाँ पे सॉल्व भी हुआ है। 5 की पावर a इज इक्वल टू 3125, 5 की पावर a इज इक्वल टू 5 की पावर 5, a इज इक्वल टू 5, 5 की पावर a - c इज इक्वल टू 5 की पावर 5 - c, एंड यू गॉट द आंसर विच इज 25। ये सवाल नेट 6 में आया था, 4 की पावर b इज इक्वल टू 64 करके कुछ, तो बहुत आसान सवाल था वो, तो बच्चों वाला था। ठीक है जी, अच्छा जी, इस सवाल में बहुत से लोग मिक्स कर देते हैं, इस सवाल में बहुत से लोग ब्लंडर मार आते हैं। इस सवाल का आंसर लोग पता नहीं क्यों जीरो करके आते हैं, मुझे समझ नहीं आती, लेकिन इसका आंसर आप लोगों ने मुझे बताना भी है। मैं आप लोगों को समझाता हूँ सवाल में वो क्या कह रहा है। वो ये कह रहा है 3 की पावर x प्लस वाई x माइनस वाई इज इक्वल टू 27 एंड 3 की पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू 243 देन x इज इक्वल टू। अगेन मैं बता के बात थक चुका हूँ कि जब भी आप लोगों ने पावर्स के साथ खेलना है तो आप लोगों ने क्या कर लेना है, आप लोगों ने बेसिस को सेम लाजमी और लाजमी तौर पर बना लेना है।
बेसिस को सेम बनाओ, जल्दी से बनाओ। देखें 3 की पावर, अच्छा ये चीज़ आप लोगों ने माइंड में रखनी है कि जब इस तरह के सवाल आएंगे बेसिस सेम बन रही होंगी। कुछ लोग घर आके कहते हैं कि बाद में बेसिस तो सेम बन नहीं रही थी, अल्लाह के बंदो बन रही होंगी। इतने मुश्किल सवाल एनटीएस वाले देने लग गए तो फिर तो बस हो गया काम, ठीक है। अब यहाँ पर आप सिंपल देखें तो 3 का क्यूब हमारे पास होता है 27 और 243 अगर आपको नहीं पता तो वो हमारे पास 3 की पावर 5 होता है, ठीक है। सिंपल आपने क्या किया 3 की पावर 5 ले लिया। अब आपके पास यहाँ से देखें बेसिस सेम आ गई तो x माइनस वाई इज इक्वल टू, क्योंकि पावर में अब 3 आ चुकेगा, 3 आ जाएगा तो आपके पास क्या हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। यहाँ पर x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 की पावर 5 है ना, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अब क्या करेंगे आगे, बात भी आगे तो समझ ही नहीं आ रहा क्या करें। देखें बहुत आसान तरीका है बच्चों, आपके पास एक ये इक्वेशन आई है और एक इक्वेशन यहाँ से आएगी जो कि मैं नीचे लिख देता हूँ कि x प्लस वाई इज इक्वल टू, मैं नीचे लिख देता हूँ x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ये दोनों इक्वेशन आ गई। इक्वेशन नंबर 1 इसको मैं कह देता हूँ, ठीक है, और आप इसको इक्वेशन नंबर 2 कहते हैं। अब जो मर्जी करो, सब्सटीट्यूशन करो, प्लस माइनस करो, x और y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। सिंपल x की निकालनी है, बल्कि y की तो निकालनी भी नहीं है, तो बहुत आसान है। इसको बेसिकली मैं बताऊँ, अगर मैं होता तो क्या करता है, इन सबको ऐड करता है। देखिए x प्लस एक्स से 2x हो जाता है, 2x इक्वल टू, अब इसका आंसर जल्दी से आप लोग बताएं 0246 क्या आंसर है इसमें, जल्दी से बताएं। ये सवाल भी काफ़ी दफ़ा रिपीट हो चुका है और इस सवाल में ये माइनस नहीं है बच्चों, ये प्लस है। अच्छा जी, ये क्या कह रहा है कि 256 की पावर 0.16 प्लस 256 की पावर 0. यार भाइयों मेरा गला सूख चुका है, लेकिन यार सपोर्ट दिखाओ, सच्ची बात मैं बता रहा हूँ। मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ और आप लोगों को पूरा हेल्प कर रहा हूँ कि भाई नंबर ले लो, आराम से नंबर आते हैं और मैं बता रहा हूँ किस तरीके से आप टेस्ट को क्रैक कर सकते हैं। उसके बावजूद भी ना सपोर्ट नहीं दिखाते, गलत बात है। सब्सक्राइब वगैरह किया करो और सपोर्ट दिखाया करो, ठीक है, थैंक यू। अच्छा ये 256 की पावर 0.16 प्लस 256 की पावर 0.09 इज इक्वल टू व्हाट। देखें बहुत ही आसान सा सवाल है, कुछ मसला नहीं है इसमें, बेसिस सेम है, पावर्स को ऐड करें 0.16 प्लस 0.09 आपके पास बन जाता है, अल्लाह भला करे, ये बन जाता है 0.25 बन गया। तो इसको आप लिख सकते हैं 25/100। इसको अगेन सिंप्लीफाई करें। यार देखो जिस तरीके से भी आप सिंप्लीफाई करो इट्स योर ओन चॉइस। एट द एंड अप्रोच क्या होनी चाहिए आपकी कि आपने आंसर तक पहुंचना है। मैं जिस तरीके से कर रहा हूँ आप कोई और तरीका कर लो अगर आपको अच्छा लगता है, लेकिन मैं जो तरीका बता रहा हूँ वो शॉर्टेस्ट तरीका है, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट नहीं होती बच्चों से, तो भाई यही रोने होते हैं सब स्टूडेंट्स के, टाइम नहीं मैनेज होता, तो भाई टाइम मैनेजमेंट का हल यही है, ठीक है। खैर यहाँ पे हमारे पास हुआ 1/4, 44 की पावर 1/4 एंड वी गॉट द आंसर विच इज इक्वल टू 4 इज द करेक्ट आंसर। सही है जी। अब आगे देखते हैं, आगे देखें 64 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 64 डिवाइडेड बाई 4 की पावर x देन x इज इक्वल टू। ये भी बहुत ही ज़्यादा आसान सवाल है, बच्चों वाला सवाल है। इस सवाल में भी कुछ हमने इतना करना नहीं होता। देखो वो सवाल में क्या कह रहा है, वो इस सवाल में ये कह रहा है कि हमने क्या करना है, जल्दी से सवाल को पढ़ें। इस सवाल में ये कह रहा है कि 64 की पावर x प्लस 1 है और हमारे पास 64 की डिवाइड बाई 4 की पावर x। अगेन हमने पावर के साथ खेलना है, हमने x की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। जब हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हमने क्या करना है, कि हमने बेसिस को जो हमने बेसिस को जो है वो क्या कर देना है, सेम बना लेना है। जो हमने बेसिस को जो है वो सेम बना लेना है, ठीक है जी। बेसिस को सेम बना लें, 4 हो जाएगा, 4 की पावर स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है, और यहाँ पे भी 4 की पावर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है जी। अब यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, सिंपल आपने बेसिस को सेम किया, जो मर्जी करो। आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि बेसिस सेम है और डिवाइड हो रहे हैं, सो आपके पास सिंपल क्या हो जाएगा, आपके पास बहुत आसान है, सिंपल और सिंपल आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास माइनस हो जाएंगी। ये देखें यहाँ पर आप देखें माइनस हो गई। ये बहुत आसान सवाल है, मुफ्ते के नंबर है, सीधी सी बात है। अच्छा जी, सवाल में भी बहुत से लोग गलती करके आए हैं। नेट सेक्स में सवाल आया था कि भाई 2 लाइन्स की इक्वेशन आपके पास गिवन है और ये किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं। यहाँ पर इक्वेशन थी हमारे पास 4x प्लस 2y और यहाँ पर हमारे पास गिवन थी 3x प्लस 5y। इस तरह के कुछ इक्वेशन आई हुई थी नेट 7 में। तो सिंपल है भाई, जो वैल्यूज़ आप लोगों को एमसीक्यूज में गिवन है 1 बाय 1 आप उनको पुट करते जाओ, इसको इन दोनों इक्वेशन में, एक में नहीं दोनों इक्वेशन में, ठीक है जी, एक में नहीं दोनों इक्वेशन में। सही है जी, समझ आ गई है। सिंपल आप लोगों ने क्या करना है, इनको पुट करना है, इस इक्वेशन, इस पहले इन पॉइंट्स को पुट करो, सेटिस्फाई अगर जिस इक्वेशन में सेटिस्फाई हो जाए तो बस सिंपल इज़ दैट आपने क्या करना है, जब सेटिस्फाई हो जाइए तो आपने क्या करना है कि आपने इक्वल लिख लेना है और आपने जो है वो इसको पुट इन कर देना है और इसी आंसर को क्लिक कर देना है, सेलेक्ट कर देना है। यहाँ पे देखें ना 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 पहली इक्वेशन है और दूसरी इक्वेशन x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 है। तो सिंपल आपने क्या किया कि ऑर्डर्ड पेयर की वैल्यूज पुट की, 1 और 2 पुट करेंगे तो शायद नहीं आ रही थी, दोनों इक्वल 2 और 1 पुट की तो हमारे पास दोनों इक्वेशंस की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड प्रूव हो गई। मेन काम हमने करना ही था कि हमने इनकी इक्वेशंस को प्रूव करना था। नेक्स्ट देखें जी, बहुत आसान सवाल है जनाब। इस सवाल में पता नहीं लोग क्यों गलती करते हैं। देखें इवन और ऑड के कॉन्सेप्ट आपको होना जरूरी है कि पावर में इवन हो या पावर में ऑड हो तो क्या चीज़ होनी चाहिए। ये क्वेश्चन बड़े बहुत आसान है कि x की वैल्यू हमें गिवन है कि x की वैल्यू जो है वो हमारे पास -1 है, हमने वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, 1 डिवाइड बाई x की पावर 99 प्लस 1 डिवाइड बाई x की पावर 98 प्लस अप टू सो ऑन -1 इज दिस, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें कि -1 x की जगह -1 पुट करना है। ये जितनी भी चीज़ें लिखी हुई है ना x के साथ ये पावर में बेसिकली, ठीक है, x की पावर 99 और ये x की पावर 98, x की पावर 97, 96 अप टू सो ऑन। यहाँ पर ये लोग गलती कर देते हैं, उनको पता ही नहीं है कि -1 में जब भी कोई नंबर है उसकी होल पावर अगर ऑड है तो उसका साइन जो है अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव ही रहेगा।
ये लोग गलती कर देते हैं भाई, अगर आपके पास ऑड है यानी 99 लिखा हुआ है तो माइनस का साइन माइनस ही रहेगा, और अगर आपके पास इवन है तो उसने जो है क्या करना है, क्या करना है, सिंपल आपने क्या करना है, इवन है तो माइनस का साइन प्लस में चेंज हो जाएगा। ठीक है जी, समझ आ गई है, क्लियर हो गया है, बहुत आसान है। अब आगे देखिए, द टर्म टू बी एडेड टू दिस इज टू मेक अ परफेक्ट स्क्वायर। देखिए इसमें वो क्या कह रहा है, आपके पास ये गिवन है कि 121a² प्लस 64b² टू मेक अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर। तो बहुत आसान है, बहुत आसान है ये सवाल। आप इस सवाल में देखें वो क्या क्या रहा है, ज़रा इस सवाल को ज़रा गौर से पढ़ें। मैं 1 मिनट दे रहा हूँ क्योंकि सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाले NTS में भी आएगा। ठीक है जी, पढ़ लिया आप लोगों ने, बहुत आसान है। देखें a² प्लस b² प्लस 2ab, हमें नहीं पता, हमें 2ab की वैल्यू निकालनी है। सो हमें पता है 121 जो है वो 11a का स्क्वायर है, 64 जो है वो 8 का स्क्वायर है, और 2ab हमने करना है। सो वो जो है सिंपल जो हमारे पास आंसर आ जाएगा 176ab। ठीक है, समझ आ गया, बहुत आसान है बच्चों, बहुत मेहनत करूँ आप लोगों के लिए। तुम जो है वो जल्दी से जो है सब्सक्राइब वगैरह करो, सही है। आगे देखिए, इफ √x माइनस √y इज इक्वल टू 1 एंड √x प्लस √y इज इक्वल टू 17 √xy, बहुत आसान है, सिंपल प्लस माइनस करो, √x और √y की x और y की वैल्यू निकालो, उनका अंडर रूट लो, प्रोडक्ट लो, बहुत आसान यार, मैं कहता हूँ बच्चों वाला सवाल है ये। अच्छा जी, बहुत बच्चे गलती करते हैं सवाल में। ये सवाल करने से पहले ही मैं चीज़ बता रहा हूँ कि बहुत बच्चे गलती करते हैं सवालों करने में, और एग्जामिनर ट्रैप करने के लिए हमेशा एक ऐसा सवाल लाजमी तौर पर देता है कि भाई बच्चे जो है ना वो उससे ट्रैप हो जाते हैं। और ये मैं बता दूँ कि जो क्वान्टिटी के सवाल मैं बता रहा हूँ ना, मानो या ना मानो यही चीज़ें आने लगी हैं, तो कर लो। अगर एक दफ़ा वीडियो देखने से चीज़ें नहीं समझ आई दोबारा देख लो, कोई मसला नहीं है। ठीक है जी, अब देखो x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू 2, देन x की पावर 7 प्लस 1 ओवर x की पावर 5 इज व्हाट। जब भी इस तरह का सवाल आए, हमें नहीं पता कि x की वैल्यू क्या है, लेट कर लो 1, आंसर आराम से निकल आएगा। प्रो टिप दे दिया आपके भाई ने, लेट कर लो 1, तो 1 लेट कर लिया मैंने, x की जगह 1 पुट करो, जो भी आंसर आया 2 इज द करेक्ट आंसर। बहुत बच्चों वाला सवाल करवा दिया भाई मैंने, लोग पता नहीं क्या फार्मूला बनाने की कोशिश कर रहे हैं, साइंस लगा रहे हैं, फिलोसफियाँ झाड़ रहे हैं। भाई NTS देने आए हो या कोई फिलोसफी लिखने आए हो? बहुत आसान सवाल कर दिया मैंने। अच्छा जी, नेक्स्ट देखें, ये सवाल काफ़ी दफ़ा आता है कि भाई आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स आपने निकालनी है, और वो पूछ रहा है कि भाई हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन 20, 25, 30 और अप टू 40। इसका फार्मूला होता है an इज इक्वल टू, यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स का फार्मूला है n कह लो या an कह लो, जो भी कहो। ये गलत लिखा हुआ है, लास्ट टर्म पहले आएगा, फर्स्ट टर्म बाद में आएगा। ठीक है बच्चों, ये गलत लिखी हुई है चीज़, या बाकी ठीक है। लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाई कॉमन डिफरेंस प्लस 1। कितना आसान सवाल मैंने करवा दिया है भाई, कितना आसान सवाल करवा दिए। अगर आप इस पर वो फार्मूला लगाओगे ना, an इक्वल टू n-1, जो फार्मूला a1 प्लस n-1 इंटू d, छोड़ो उस फार्मूले को। इतना आसान सवाल, इतना आसान तरीके से मैंने बता दिया कि लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय द कॉमन डिफरेंस प्लस 1। लास्ट टर्म हमें पता है क्या है 140, फर्स्ट टर्म भी हमें पता है क्या है 20, और नंबर कॉमन डिफरेंस हमें पता है, देखिए 5 का डिफरेंस है, 25 और 20 के दरमियान 5 का डिफरेंस, 30 और 25 के दरमियान 5 का डिफरेंस प्लस 1। अच्छा जी, फाइंड द 15th टर्म ऑफ द सीक्वेंस। 15th टर्म आपने निकालनी है, तो इसका फार्मूला आप ये वाला पुट करेंगे। ठीक है जी, 15th टर्म ऑफ द सीक्वेंस, तो ये फार्मूला an इज इक्वल टू a1 प्लस n-1 इंटू d। a1 किसको कहते हैं, फर्स्ट टर्म को, 20। n किसको कहते हैं, जो नंबर आपने निकालना है 15। ठीक है, d किसको कहते हैं, डिफरेंस, यानी कि 15 माइनस 20 का डिफरेंस -5, 10 माइनस 15 का डिफरेंस -5। तो ये आप देख सकते हैं, मैंने -5 d की वैल्यू पुट की, n की वैल्यू वही पुट की, नंबर ऑफ टर्म जो हमने निकालनी है n की जगह वही पुट किया मैंने, और यहाँ पर फर्स्ट टर्म आपके पास 20 है। यू गॉट दी आंसर विच इज इक्वल टू -50। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ था जो मैंने आप लोगों को करवाया है, और ये आने वाला MCQ भी बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, स्टेटमेंट बेस्ड MCQ है ये। देखें वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि आपके पास सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म जो है वो आपके पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, ठीक है जी, और उनकी फर्स्ट टर्म -19 है, लास्ट टर्म 36 है। आपने निकालना किया है सम ऑफ 12 टर्म। AP का सवाल है ये, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत दफ़ा रिपीट हो चुका है, नेट 2022, नेट 2024, नेट 2021, बहुत दफ़ा रिपीट हुआ है ये। बहुत आसान सवाल है, फार्मूला डट लो, चुप करके फार्मूला डट लो। सम ऑफ AP निकालना है ना जब भी आपने, तो आपने करना है n/2 इंटू a प्लस l। a क्या है, फर्स्ट वैल्यू, l क्या है, लास्ट वैल्यू, ठीक है, n क्या है, जो भी नंबर ऑफ टर्म्स, सम ऑफ जितने भी टर्म्स आपके पास गिवन है वो आपके पास n है। निकालना क्या था, आपने निकालना था सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म्स, तो जितनी टर्म्स का सम निकालना है वो आपके पास n है, ठीक है। और a क्या है, फर्स्ट टर्म है जो कि -19 है, लास्ट टर्म है 36। इस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लो, फाइंड द सम ऑफ, व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 12 टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इफ द फर्स्ट टर्म इज -19 एंड द लास्ट टर्म इज 36। सिंपल, आपने करना है n/2 इंटू a प्लस l, यू गॉट द आंसर विच इज इक्वल टू 102। अच्छा जी, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज, अच्छा ये सवाल थोड़ा डिफरेंट है पिछले वाले से, जरा गौर से सुनना, गौर से। फर्स्ट टर्म हमें गिवन है, यानी कि a गिवन है, लास्ट टर्म गिवन है, l गिवन है -11, हमें सम भी गिवन है, पीछे हमने सम निकालना था, हमें सम गिवन है 66। अब हमने बताना है नंबर ऑफ टर्म्स।
अब पिछले सवाल और इस सवाल को मिक्स कभी भी नहीं करना। पिछले सवाल में कहता है सम ऑफ इतने 12 टर्म्स निकालो, अब हमें सम पता है, हमने टर्म्स निकालनी है, इसका फॉर्मूला डिफरेंट है। देखो नंबर ऑफ आपने जब भी निकालना है तो आपने सिंपल क्या करना है कि नंबर ऑफ टर्म्स इनटू फर्स्ट टर्म माइनस प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2। फर्स्ट टर्म मैंने बताया कि ए है जो कि हमारे पास कितनी थी 22, लास्ट टर्म मैंने बताया एल है जो कि हमारे पास -11, सम भी पता है 66, और क्या चाहिए, नंबर ऑफ टर्म्स को n लेट कर लो और बहुत आसानी से ये सवाल हो जाएगा, बहुत आसानी से ये सवाल हो जाएगा। और अगर आप गौर करो तो ये वही फॉर्मूला है जो कि हमने पीछे देखा है। यहाँ पर लिखो n/2 इंटू ए प्लस एल, पीछे मैं करता हूँ n/2 इंटू ए प्लस एल, ये वही फॉर्मूला है, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म को n कहते हैं, डिवाइड बाय 2 लिखो, मल्टीप्लाई बाय ए प्लस एल लिखो, बहुत आसान। रीअरेंज करो, नंबर ऑफ टर्म्स को एक साइड पर रख दो, आगे चलते हैं। इफ एन अरिथमेटिक, अच्छा अरिथमेटिक मीन, यार अरिथमेटिक मीन तो बहुत मुश्किल होता है यार, ये पेपर में आ जाए ये मसला हो जाता है, वो हो जाता है। मैं आप लोगों को इसका आसान हल बता देता हूँ। अरिथमेटिक मीन जब भी निकालना है तो सिंपल एवरेज लेते हैं, वो ले लो चुप करके। पता नहीं भाई लोग क्या फिलोसफियाँ लिख रहे होते हैं कि अरिथमेटिक मीन निकालने के लिए पहले ये करो फिर वो करो फिर प्रोग्रेशन निकाल, भाई कुछ भी ना करो, सिंपल एवरेज ले लो, एवरेज लो। आपको पता है कि ये चार कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 नंबर्स हैं, इज इक्वल टू 10 लिखो, इनका मीन इज इक्वल टू 10, यानी कि 7 + 5 + 13 + x + 9 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 10। एक्स की वैल्यू निकल आएगी ना रीअरेंज करके, 10 को उस तरफ ले जाओ, ये देखो जी 10 को उस तरफ ले गए, 5 हो गया, 5 को उस तरफ ले गए, 10 × 5 50 हो गया, एक्स की वैल्यू आ गई 16। बहुत आसान एमसीक्यू है यार ये सवाल। मैं कहता हूँ कि अगर आ गया ना पेपर में आके तो आप लोग दुआएं दोगे, क्योंकि ये सवाल बहुत आसान तरीके से हो जाता है। देखो 3 नंबर्स हमें गिवन है k, 2k - 1, 2k + 1। मैं इस वक्त काफ़ी गर्मी में वीडियो बना रहा हूँ तो यार सब्सक्राइब कर देना। अच्छा जी 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं ये हमारे पास, ठीक है जी AP में। अब यहाँ पर आपने निकालना क्या है, वैल्यू ऑफ k, वैल्यू ऑफ k निकालना है। 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स का मतलब ये है कि इनके कॉमन डिफरेंसेस सेम है, ठीक है, कॉमन डिफरेंसेस इनके सेम है, कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। निकाल के देख लो, 2k - 1 जो भी निकलता है देख लो, ऐसे निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि लिखा हुआ है 3 कंसेक्यूटिव टर्म। जब भी 3 कंसेक्यूटिव टर्म उनका कॉमन डिफरेंस सेम होता है तो ये करें हम 2k - 1 - k इज इक्वल थर्ड माइनस सेकंड इज इक्वल टू सेकंड माइनस फर्स्ट किया मैंने यहाँ पर, देखें थर्ड क्या था, थर्ड टर्म 2k + 1 माइनस 2k - 1 इज इक्वल टू 2k - 1 - k, ये देखें यही काम मैंने किया, 2k - 1 - k इज इक्वल टू 2k + 1 माइनस 2k - 1। बहुत आसान काम कर दिया बच्चों मैंने, सिंपल क्या की वैल्यू निकलेगी एंड यू गॉट दी आंसर। ये चीज़ें आप लोगों को कोई नहीं बताएगा और ये चीज़ें आपका भाई बता रहा है और ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेट 7 में भी आई, 30 जून वाले कॉमसेट के टेस्ट में भी चीज़ें आई, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। अच्छा जी द सम बिटवीन 3 टाइम्स एंड 7 टाइम्स ऑफ अ नंबर कम्स टू 36, व्हाट इज द नंबर। अब देखिए लेट द नंबर बी x, द डिफरेंस बिटवीन 3 टाइम्स एंड 7 टाइम्स ऑफ अ नंबर, 3 टाइम्स ऑफ अ नंबर का मतलब हो गया 3x और -7x, यही बनता है ना कुछ, या मैं गलत कह रहा हूँ, ये देखें जी 7x - 3x, बहुत आसान। मैं वही बात आप लोगों को रिपीट करूँगा कि बच्चों इक्वेशन में लेके आना स्टेटमेंट को इक्वेशन में लेके आना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है जी। स्टेटमेंट को इक्वेशन में ले आओ और आपका काम आसानी से हल हो जाएगा, सही है, क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। द फिफ्थ ऑफ अ नंबर इज इक्वल्स टू द फिफ्थ ऑफ अ नंबर, ठीक है, 3/5 ऑफ अ नंबर is equal to 70% ऑफ अनदर नंबर, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द फर्स्ट एंड द सेकंड नंबर। बहुत आसान सवाल है। देखिए 3/5 का मतलब है 3/5। अब इसमें 2 नंबर्स की बात हो रही है, ऑफ अ नंबर और ऑफ एन अदर नंबर, तो एक नंबर को x लेट करो, दूसरे नंबर को y लेट करो। 3/5 ऑफ नंबर का क्या होगा, 3/5x इज इक्वल टू 70% इंटू वाई। बहुत आसान कर दिया ना, देखो 3/5x इज इक्वल टू 70% ऑफ वाई। ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, 70% इंटू वाई। 70% करोगे अगर आप खोलोगे परसेंटेज से तो 70/100 हो जाएगा। x रेशो y कर लो, 7/6 इज द आंसर। बहुत आसान बच्चों, बहुत आसान है स्टूडेंट्स। अच्छा जी आगे चलते हैं। 1/3 ऑफ, अच्छा ये सवाल जो है ये मैं ज़रा बाद में करवाता हूँ क्योंकि ज़रा इंपॉर्टेंट सवाल है। अच्छा ये सवाल पे हो, 5 की पावर x + 3 इज इक्वल टू 25 की पावर 3x - 4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। देखें अब यहाँ पर वो ये कह रहा है कि भाई हमेशा अगेन हमें पावर के साथ खेलना है, और मैं चीज़ आप लोगों को बता चुका हूँ, जब भी आप लोगों ने पावर्स के साथ खेलना है बेसिस को सेम बना लेना है। अब यहाँ पर आप ये चीज़ नोट करें कि हमारे पास एक बेस है 5 में, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड वाली, और दूसरी हमारे पास किसमें है जनाब, दूसरी हमारे पास है 25 में। इसको भी हम इन द टर्म्स ऑफ 5 लिख सकते हैं ना, 5 का स्क्वायर लिखने कोई मसला कोई परेशानी, हम रूल से खिलाफ नहीं जा रहे। 5 का स्क्वायर लिखें, यानी कि 5 का स्क्वायर इंटू 3x - 4 अगर लिख दें। नीचे देखते हैं उन्होंने क्या किया है जनाब, ये देखें यही काम किया है, 5 का स्क्वायर इंटू 3x - 4 किया है। जब आपके पास बेसिस सेम हो जाए, जो मर्जी पावर्स के साथ करना है, पावर्स को जो मर्जी खेलना है, पावर्स की जिस भी मुश्किल वैल्यू को निकालना है निकल आएगी, लेकिन शर्त वही है जो कि मैंने आप लोगों को बताई है कि भाइयों बेसिस को सेम कर लो,
बेसिस को सेम कर लो, ठीक है जी। आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइम नंबर। बहुत आसान है, प्राइम नंबर कौन सा नंबर होता है बच्चों? वो नंबर जो कि सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल और 1 पे डिवाइड होता है। सो मेरा जानता ख्याल है कि उसका आंसर हमारे पास होना चाहिए 71, नहीं 91, ठीक है जी। अच्छा, नॉट लिखा हुआ है, नॉट अ प्राइम नंबर, ठीक है जी, नॉट अ प्राइम नंबर है। अच्छा जी आगे चलते, 2/3 ऑफ 3/4 ऑफ अ नंबर इज। ऐसे ही सवाल आपको कॉमसेट्स के टेस्ट में देखने को मिलेगा और मिला भी था 30 जून वाले स्टूडेंट्स को। देखिए मैं वही बात करूँगा, मैंने सबसे पहले लेक्चर में बात क्या की थी, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी ऑफ का नंबर मतलब मल्टीप्लाई, और इसका मतलब इज इक्वल टू 2/3 ऑफ 3/4 का मतलब क्या, 2/3 मल्टीप्लाई बाय 3/4 n ऑफ अ नंबर, लेट द नंबर बी n इज व्हाट, यही तो निकालना है। ये देखो जी, 2/3 इंटू 3/4, 2/3 कहाँ से आया यार, हाँ यहाँ से 2/3, 3/4, 3/4 कहाँ से आया 3/4, ठीक है। ऑफ नंबर, लेट द नंबर बी n, वो 1/2 n इज द करेक्ट आंसर। ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। बहुत ही ज़्यादा आसान सवाल है, ठीक है जी। आगे चलते हैं, देखें जी, 2 की पावर 71 प्लस 2 की पावर 72 प्लस 2 की पावर 73 प्लस 2 की पावर 74 इज डिविजिबल बाय व्हाट। बहुत आसान सवाल है ये सवाल, आप लोगों ने जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताना है। इसमें ये बता दूं कि 2 की पावर 71 कॉमन लेंगे, जल्दी से आगे बताएं। अच्छा जी, √2 हमारे पास कौन सा नंबर है, रैशनल है, इरैशनल है, नेचुरल है, इंटीजर है? जल्दी से सवाल का जवाब बताएं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, काफ़ी दफ़ा पढ़ा हुआ भी एफएससी में, इनकी डेरिवेशंस भी की हुई होंगी कि क्यों ये रैशनल है, रैशनल है। जल्दी से बताएं, आगे चलते हैं। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 9 इज, एवरेज लेनी है, एवरेज किसको कहते हैं, मीन को। फर्स्ट 5 मल्टीपल्स है, डिवाइडेड बाय में 5 आएगा। फर्स्ट 5 मल्टीपल का मतलब है 9, 9 के बाद 18, 18 के बाद मतलब कि 9 का टेबल 5 तक लिख लो यार, चुप करके, सिंपल। देखो 9, 18, 27, 36, 45 डिवाइड बाय 5, ठीक है। कैलकुलेटर लाओ नहीं होता, तो इस वजह से आपकी एडिशन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। आगे चलते हैं जी। अच्छा जी, ये सवाल काफ़ी ज़्यादा आया हुआ है भाई, और मुझे समझ नहीं आती कि बच्चे सवाल में गलती क्यों करते। देखें वो ये कह रहा है कि 2 स्टेशन हैं, उनके दरमियान का डिस्टेंस हमारे पास 778 किलोमीटर है, ठीक है। अब एक ट्रेन जो ट्रेन है वो ए से बी, क्योंकि 2 स्टेशन है ना, ए और बी, ठीक है, ए से बी में ट्रैवल कर रही है 84 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है, कवर करती है, और बी से ए में वापस आती है 56 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। एवरेज निकालना है होल जर्नी, बहुत आसान है। देखें अब मैं जरा नीचे करके आप लोगों को दिखा ही देता हूँ। देखें एवरेज स्पीड का फार्मूला आना चाहिए, बहुत आसान फार्मूला है बच्चों, 2xy डिवाइडेड बाई x प्लस वाई। क्या फार्मूला है, 2xy, x क्या है आपके पास एक साइड की, y क्या है दूसरी साइड की, यानी कि एक साइड पे जाने में 84 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे गया था, दूसरी साइड पे वापस आने में 56। तो जिसको भी x ले लो, जिसको भी y ले लो, इट्स योर ओन चॉइस, यू गॉट द आंसर। अब आगे देखते हैं जी, बहुत ही आसान सवाल है, मुश्किल भी है लेकिन थोड़ा सा आसान है। देखें एवरेज स्कोर हमें पता है कि फर्स्ट 10 मैचेस का जो उसका एवरेज चल रहा है वो 38.9 रन का चल रहा है। अब हमें ये भी पता चल गया कि इफ़ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 मैचेस इज 42। यहाँ पे अभी रुक जाओ, क्या कह रहा है, द एवरेज स्कोर ऑफ अ क्रिकेटर फॉर 10 मैचेस, 10 मैचेस की एवरेज जो है वो इसकी क्या है 38.9, सही है 38.9, और वो ये कह रहे हैं कि फर्स्ट 6 मैचेस की 42 है, तो फाइंड द एवरेज फॉर द लास्ट 4 मैचेस। सिंपल आपने क्या करना है कि आपने उसको पहले तो एवरेज वाली चीज़ों को टोटल स्कोर में कन्वर्ट कर लो। कैसे, देखो ये है ना 38.9, कितने मैचेस 10, इसको 10 से मल्टीप्लाई करो, टोटल स्कोर आ जाएगा फर्स्ट 10 मैचेस का। फिर फर्स्ट 6 की भी एवरेज पता है ना 42 को 6 से मल्टीप्लाई करो, टोटल स्कोर आ जाएगा फर्स्ट 6 मैचेस का। आप इन दोनों को माइनस कर दो, बहुत आसान सवाल करवा दिया मैंने। देखो टोटल स्कोर फॉर फर्स्ट 10 मैचेस इज दिस, क्यों क्या मैंने मल्टीप्लाई करवाया एवरेज स्कोर नंबर ऑफ मैचेस से। टोटल स्कोर फॉर द लास्ट फर्स्ट 6 मैचेस इज दिस, सॉरी ऊपर 10 था नीचे 6 है भाई। अच्छा तो ये हमारे पास 42 × 6 252। टोटल स्कोर फॉर द लास्ट 4 मैचेस 10 को 6 से माइनस करवा दो, ये आपके पास अभी निकला है स्कोर 137 रन। अब आपने निकालना है क्या, एवरेज, तो इसको डिवाइड कर दो नंबर ऑफ मैचेस से। नंबर ऑफ मैचेस कितने थे 4 की निकालनी है ना एवरेज, तो डिवाइड कर दो 4 से, तो 34.25 रन की एवरेज बनी है इन भाई साहब की, ठीक है जी। यार ये भी बहुत बच्चों वाला सवाल है, लेकिन इसके लिए आपको ट्रिक्स आने जरूरी हैं जो कि मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा। देखें एवरेज मार्क्स ऑफ 3 बैचेस 55, 60 एंड 45 स्टूडेंट, 3 बैचेस हैं, ठीक है जी। एक बैच 55 स्टूडेंट का है, दूसरा बैच 60 स्टूडेंट का है, तीसरा बैच 45 स्टूडेंट का है, और उनकी एवरेज जो है वो 50, 55 और 60 बनी है रिस्पेक्टिवली, ठीक है। देन द एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स, अगेन मैं वही बात करूँगा कि एवरेज को टोटल में कन्वर्ट कर लो, बहुत आसान काम हो जाएगा। देखो
फर्स्ट वी नीड टू फाइंड द एवरेज ऑफ मार्क्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स कंबाइन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो टोटल मार्क्स ऑफ फर्स्ट बैच कैसे किया, एवरेज को किधर गया यार, हाँ एवरेज मार्क्स को मल्टीप्लाई कर दिया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। 55 इंटू 50 कर दिया तो टोटल निकल आएगा। इसी तरह 60 इंटू 55 करूँगा तो टोटल ऑफ सेकंड बैच, फिर 60 इंटू 45 तो टोटल ऑफ मार्क्स ऑफ थर्ड बैच। अब टोटल मार्क्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स निकालना है तो सिंपल आपने क्या करना है कि इन सबको ऐड कर देना है, ये निकल आया। अब आपने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने हैं जो कि थे, हमें पता है ना कि स्टूडेंट्स कितने थे, ये देखें 55 60 45, इन तीनों को ऐड कर दें, 55 प्लस 60 पर 160। अब आपने टोटल मार्क्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स, क्योंकि एवरेज का फॉर्मूला होता है s डिवाइड बाय n, सम डिवाइड बाय नंबर, तो सिंपल यू गॉट द एवरेज। कितना आसान सवाल मैंने करवा दिया, इस पर पता नहीं लोग क्या करते रहते हैं, लेट करते हैं, क्या करते हैं, फलाना ढमकाना बहुत। अच्छा जी, ये सवाल दोबारा 30 जून वाले टेस्ट में इस तरह का सवाल आया हुआ था कि 3/5 और 4/7 और 5/12 और 1045 इज ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 3/5 मल्टीप्लाई बाय 4/7 मल्टीप्लाई बाय 5/12 मल्टीप्लाई बाय 1015, वी गॉट द आंसर, ठीक है जी। आगे चलते हैं, द एवरेज, यार ये सवाल बहुत ही ज़्यादा आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। देखिए वो ये कह रहा है कि एवरेज ऑफ द रन्स, पहले 10 इनिंग्स में जो उसकी एवरेज थी ना वो 32 की थी, अब उसको कितने रन चाहिए अगली इनिंग्स में, यानी कि 11वीं इनिंग में, ताकि उसकी एवरेज 4 रन से और बढ़ जाए। देखिए 10 इनिंग्स में उसकी एवरेज 32 थी, उसको अगली इनिंग में यानी कि 11वीं इनिंग में उसको कितने रन चाहिए कि उसकी एवरेज जो है 4 से बढ़ जाए। सिंपल, एवरेज रन आफ्टर 36 इनिंग्स 36, एवरेज आफ्टर 11 इनिंग्स 36 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 4 से बढ़ जाए, 32 + 4 36 हो जाएगा, ठीक है। और रिक्वायर्ड नंबर ऑफ रन्स, तो सिंपल आपने क्या करना है कि 36 मल्टीप्लाई बाय 11 माइनस 32 मल्टीप्लाई बाय 10, बहुत ही आसान कर दिया सवाल को, ठीक है जी। बहुत बच्चों वाला सवाल हो गया ये वाला सवाल, ठीक है जी। अच्छा जी, द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ 6.46 इज, ये हमारे पास एक रिकरिंग होता है, ये जो लाइन है बेसिकली लाइन ऊपर होती है, ये नीचे लिखी हुई है, कोई मसला नहीं है। इसको अगर आप ब्रेक करें तो 6 + 0.46 लिख सकते हैं। यहाँ पे देखें मैंने लिखा, अब देखें 0.46 है तो जितने डिजिट्स होते हैं ना, यानी कि 2 डिजिट है 4 और 6, तो 4 6 कर दें और डिवाइडेड बाय 2 डिजिट है तो 2 9 लगा दें चुप करके। अगर यहाँ पे 0.4 होता तो आप लिखते 4 डिवाइड बाय 9, लेकिन 0.46 है तो मैं लिखा 46 डिवाइड बाय 99, आपके पास आंसर आ गया 640 डिवाइड बाय 99। यार लाइक कर दो यार, सही बात है इसी बात पे। अच्छा जी, अगेन ये सवाल है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, द वैल्यू ऑफ 0.2 + 0.3 + 0.32 इज व्हाट। बहुत आसान सवाल है। देखें 0.2 का मतलब हो गया 2 डिवाइड बाय 99, 0.3 का मतलब हो गया 3 डिवाइड बाय 99 और 0.32 का मतलब हो गया 32 डिवाइड बाय 99। ये देखें यही चीज़ हुई है जो मैंने अभी बोली है, 2 डिवाइड बाय 9 + 3 डिवाइड बाय 9 + 32 डिवाइड बाय 99, आपके पास आंसर आ गया। दिस वॉज ऑल द क्वान्टिटेटिव पोर्शन। इस पोर्शन को अगर आप 1 से 2 दफ़ा देख लेते हो ना, ये पोर्शन फुल फ्लैज आपका तैयार हो चुका है, ठीक है जी। अब आते हैं हम जरा इंग्लिश पोर्शन के बारे में, ठीक है जी। ये इंग्लिश के कुछ पास MCQ हैं जो कि आए भी हुए हैं और आते भी रहे हैं। देखिए वो क्या कह रहा है, कंप्लीट द सेंटेंसेस बाय, अच्छा सेंटेंस कंप्लीशन से रिलेटेड जो सवाल आए थे वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ, इसी तरह के आए हुए थे। अच्छा जी, इसमें क्या करना है जी, वो क्या कह रहा है, कंप्लीट द सेंटेंसेस बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन लेटर चॉइसेस A to D E बिलो ईच। अली डैश बनानास, इसके रिलेटेड मैं प्रैक्टिस चीज़ें बहुत सी अपलोड करूँगा आने वाले दिनों में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है आप लोगों के लिए। अली डैश बनानास, अली बाय बनानास, अली बायस। देखें आपके पास जब भी होगा तो सिंगुलर जब होगा, यानी कि अली सिंगुलर है तो आपके पास जो भी वर्ब आएगा उसके साथ SEIS लाजमी आएगा। सो अली बायस बनानास, ऑप्शन बी जो है वो हमारे पास इसकी करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। अच्छा ये जल्दी से देख लेते हैं जी, दे आर अहमद, मैंने इसका आंसर ही बता दिया, दे आर अहमद एंड मायरा, क्योंकि 2 लोगों की बात हो रही है, ही तो हो नहीं सकता क्योंकि ही तो किसी लड़के को रिप्रेजेंट करता है, शी किसी लड़की को रिप्रेजेंट करता है, देयर, ये देयर वो वाला नहीं है कि वो, ये देयर है उनका, THEIR, और दे ही जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, दे आर अहमद एंड मायरा। अच्छा ये बड़ा इंपॉर्टेंट MCQ है, इस तरह का MCQ आप लोगों को अभी देखने को मिला भी था कल परसों वाले NTS में। In the old days, the people had opportunity to dash each other more than often we do today. अब ऑप्शन देखें, quarrel, meet, beat या close। देखें वो ये कह रहा है कि in the old days यानी कि पुराने दिनों में या पुराने वक्तों में, people had opportunity, लोगों के पास opportunity हुआ करती थी, to dash each other, किस चीज़ की अपॉर्चुनिटी, मिलने की अपॉर्चुनिटी, मीट ईच अदर, बीट तो मारने को कहते हैं, क्लोज करीब को कहते हैं, तो टू मीट ईच अदर मोर देन वी ऑफन। या आप देखें ना आजकल के दौर में मिलना कितना मुश्किल हो गया, हर कोई मसरूफ है, सो मीट इज द करेक्ट ऑप्शन। द मून वॉज फॉलिंग, बीमिंग, कॉलिंग या लाफिंग, तो ऑब्वियसली मून जो है वो बीम करता है, चमकता है, तो बीमिंग इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस MCQ। आई गेट डैश, अच्छा जी ये सवाल का बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको ये तो खैर पता ही है आप लोगों को, गेट टैप होता है कि हम ये कहते हैं ना आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, लेकिन आपको पता होना चाहिए गेट ऑफ का मतलब क्या होता है, गेट टू का मतलब क्या होता है, गेट विन और गेट ऑन, ये सारे मतलब आप लोगों को पता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। प्रेस का वर्ड आया हुआ था जनाब नेट के कॉमसेट्स के टेस्ट में, सही है।
प्रेस का मतलब होता है ऑपोजिट बताना है, ऑपोजिट का मतलब होता है अल्फाज मुतजाद, और आम ज़बान में इनको वर्ड्स ऑपोजिट भी कहते हैं और वर्ड्स एंटोनिम भी कहते हैं। तो प्रेस है मतलब पुश कर रहे हैं आप, इसका ऑपोजिट होगा पुल, ठीक है जी। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। यूज्ड, एक चीज़ इस्तेमाल शुदा है, एक चीज़ यूज़ हो चुकी है, तो इसका ऑपोजिट हमारे पास क्या होगा, न्यू इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है जी। बिहाइंड, यानी कि इस तरीके के आपको बहुत सिंपल से मिलते हैं एंटोनिम सिनोनिम्स। बिहाइंड, फ्रंट, एनालॉजीज कभी कभी मुश्किल होती है, वो भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। डेवलप्ड, एक चीज़ डेवलप्ड है, एक चीज़ आप समझेंगे आबाद हो चुकी है, तो उसका ऑपोजिट क्या होगा, गुंजान यानी कि बैकवर्ड। सो ऑप्शन एस्टोनिश, एस्टोनिश का हमारे पास हमेशा हमारे पास क्या होता है, फॉरवर्ड, ठीक है। अब देखें, चूज द वर्ड मोस्ट सिमिलर इन द मीनिंग टू कैपिटलाइज वर्ड, यानी कि वर्ड सिमिलर, वर्ड सिनोनिम जो है वो आपने फाइंड आउट करने हैं। बहुत ही आसान हो गया है काम। इसका मतलब होता है वर्ड सिनोनिम्स, और उर्दू में इसको कहते हैं अल्फाज मुतरादिफ, ठीक है। शॉर्ट, शॉर्ट का मतलब क्या होगा, स्मॉल, छोटा, ठीक है जी। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। प्रिटी, खूबसूरत, खूबसूरत का मतलब क्या होगा, अट्रैक्टिव, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसके अलावा शाइन, शाइन का मतलब होता है स्पार्कल, तो स्पार्कल इज द करेक्ट ऑप्शन। कंटिन्यू, कंटिन्यू का मतलब होता है जारी रखो, कंटिन्यू करो, कैरी ऑन, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। परहैप्स, परहैप्स का मतलब होता है पॉसिबल है, पॉसिबली, और आंसर ई इज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा जी, कभी कभी यस ज़्यादा नहीं लेकिन कभी कभी एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी एनटीएस का पार्ट का हिस्सा बन जाते हैं, और ये बनते भी रहे हैं। सो इनको करना बेहतर है कि आप कर लें, ताकि आप लोगों को अगर आ जाए तो फिर आप ये ना कहेंगे भाई प्रैंक हो गया मेरे साथ, ठीक है। टच योर हेड, ये एक एक्टिव वॉइस है, ये एक इंपेरेटिव सेंटेंस है। इंपेरेटिव सेंटेंस कौन सा होता है जनाब, इंपेरेटिव सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें आपके पास क्या होता है, जिसमें आपके पास कोई कंडीशन दी होती है, कंडीशन नहीं सॉरी, कोई आपके पास ऑर्डर दिया होता है, रिक्वेस्ट दी होती है, ठीक है, या फिर कोई एडवाइस कर रहा होता है, ठीक है। टच योर हेड यानी कि अपने हेड को टच करो, अपने सर को छुओ, ठीक है जी। तो ऑब्वियसली इसका क्या होगा, लेट योर हेड बी टच्ड। अच्छा जी, एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में एक चीज़ आप लोगों ने लाजमी तौर पर याद रखनी है कि एक्टिव पैसिव में टेंस चेंज नहीं होता। एक्टिव पैसिव में टेंस की स्टेट चेंज होती है, यानी कि अगर एक सेंटेंस आपके पास प्रेजेंट में गिवन है वो प्रेजेंट ही में रहेगा, लेकिन अगर वो टेंस आपके पास किस में आ जाए, अगर वो टेंस आपके पास अगर तो वो सेंटेंस आपके पास डायरेक्ट में हो, इनडायरेक्ट में करना हो, तो फिर टेंस चेंज होता है। ये सबसे बड़ा क्लू है एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट के दरमियान, लोग इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। देखें ये बहुत आसान है। द ब्लैक बोर्ड इज बीइंग रिटन ऑन बाय द टीचर, ये हमारे पास एक पैसिव वॉइस है, कैसे पता लगा, बाय है और थर्ड पर्सन नैरेटिव है, तो सिंपल इसको क्या करेंगे, द टीचर इज राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड, द टीचर इज राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड, आंसर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ही विल बाय अ टिकट, ये एक एक्टिव है या पैसिव है, ऑब्वियसली एक एक्टिव वॉइस है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कह रहा है कि वो टिकट खरीदेगा, ही विल बाय अ टिकट, कोई बाय का यूज नहीं आ रहा है, यानी कि बी वाई बाय, सही है जी। तो इसको हम पैसिव में करेंगे, टिकट विल, विल की जगह क्या देगा, विल बी, और विल बी के साथ वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, अ टिकट विल बी बॉट बाय हिम, सही है जी। अच्छा जी, ये सवाल कुछ डायरेक्ट इनडायरेक्ट के, लेकिन उससे पहले ज़रा मैं आपको एक इंपॉर्टेंट एनालॉजीज करवाया दूँ जो कि पिछले दिनों हमें देखने को मिली अपने एनटीएस में, ठीक है जी। इसको मैं अगर थोड़ा सा इनेबल एडिटिंग करके ना ज़रा इसका फ़ॉन्ट बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को देखने में ज़रा आसानी हो। जस्ट गिव मी 1 to 2 सेकेंड। अच्छा जी, इंसेक्ट डिजीज़ वार, अब देखें ये आपने किस तरीके से सवाल एनालॉजी के सॉल्व करने होते हैं। ये चीज़ आप देखें कि आपने यहाँ पर जो चीज़ लिखी हुई है ना, इसी से रिलेटेड आगे भी चीज़ बनानी है, यानी कि इंसेक्ट क्या करता है, डिजीज़ करता है, ठीक है, तो वार क्या करती है, डिस्ट्रक्शन करती है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि इंसेक्ट्स इनवाइट्स डिजीजेज एंड वार्स इनवाइट डिस्ट्रक्शन, तो इस तरीके से आपने रिलेट करना होता है जो आपको पीछे ऑप्शन दी हुई है। सो बुक का कवर लिखा हुआ और पेंटिंग का क्या होगा, ऑब्वियसली जल्दी से बताएं बगैर देखें। बुक का कवर है तो पेंटिंग का क्या होगा, वेरी गुड, पेंटिंग का हमारे पास होगा फ्रेम, सही है। देखिए कवर इज यूज टू प्रोटेक्ट द बुक एंड फ्रेम इज यूज टू प्रोटेक्ट द पेंटिंग। इस तरीके से आपने जो है ना रिलेशन बताना है इनका, और रिलेशन बताने के साथ साथ जो है आप इनको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है जी। ये हो गया फ्लोट सिंक, ठीक है जी, फ्लोट का हमारे पास क्या है, सिंक, ठीक है। तो बोट का हमारे पास क्या होगा, बोट का हमारे पास होगा सबमरीन, ठीक है जी। बोट फ्लोट्स ऑन वाटर एंड सबमरीन, तो वाटर और सबमरीन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है जी। ये बहुत आसान एमसीक्यू था। अब इसके ऑप्शन देखिए, शिप है, वार है, मिसाइल है और सबमरीन है, ठीक है। शिप है, वार है, मिसाइल है और सबमरीन है, सही है जी। आगे देखें, वाटर डैम ट्रेड, ठीक है। वाटर डैम जो है वो बनाया जाता है पानी के लिए, और ट्रेड जो है वो फॉर्मुलेट की जाती है किसके लिए, ट्रेड पॉलिसीज़ है ना। सो बेसिकली मेरा जहाँ तक ख्याल है, सो इसका जो है वो ट्रेड इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है जी। ट्रेड इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है जी, सही है। आगे चलें, नेक्स्ट एमसीक्यू में देखते हैं जी, इंटरेस्ट मनी लीडर, इंटरेस्ट मनी लीडर, और जो है हमारे पास क्या है, मनी लेंडर और सैलरी, ठीक है जी। इंटरेस्ट मनी लेंडर और सैलरी, ठीक है जी। उसके बाद इसमें आप देखें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम देखें
तो मनी लेंडर और सैलरी, सैलरी देखो इंटरेस्ट और मनी लेंडर, इंटरेस्ट जो है वो मनी लेंडर को दिया जाता है और सैलरी किसको दी जाती है, वर्कर्स को या एम्प्लॉयज़ को। सो एम्प्लॉयज़ इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। एस्थमा, लंग्स, कंजक्टिव्स, और यार ये तो बहुत आसान है, आइज़ जो है वो करेक्ट ऑप्शन है इसका, ठीक है। अच्छा जी, डिस्मे, जॉय, टेंट, अच्छा इस तरह के इंपॉर्टेंट और मुश्किल थोड़े से आ जाते हैं, आपको समझ नहीं आती, लेकिन डिस्मे और जॉय आपस में दूसरे के एंटोनिमस ऑपोजिट हैं। सो टेंट जो है वो ऑब्वियसली ऑपोजिट किसका होगा, इग्नोर का, ठीक है जी। थर्मोमीटर जो यूज़ होता है वो किस लिए यूज़ होता है, मेजर द टेम्परेचर। और ग्लूकोमीटर शुगर को मेजर करने के लिए जो है वो यूज़ होता है। सो ब्लड शुगर इज द करेक्ट ऑप्शन। एयर, एटमॉस्फेयर, ये तो बहुत आसान है। जो एयर एटमॉस्फेयर है तो वाटर जो है वो ओशन। फादर, मदर, डॉटर, तो फादर सन, सही है जी। इसके अलावा ओबे, डिफाई, ओबे, डिफाई, वर्क, रेस्ट, क्योंकि ओबे का ऑपोजिट डिफाई होता है, वर्क का ऑपोजिट ऑब्वियसली रेस्ट होगा। लाइट, सन, हीट, देखिए लाइट जो है वो सन जो है वो लाइट दे रहा है, तो क्या चीज़ हीट दे रही है, ऑब्वियसली फायर, सही है जी। तो यहाँ पर हमारे पास ये चीज़ हमारे पास कंक्लूड होती है इंपॉर्टेंट एनालॉजीज़ वाली, ठीक है जी। अब यहाँ पर अगेन आते हैं जी। अच्छा जी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ गए। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हमेशा टेंस चेंज होता है, ये चीज़ आप लोगों ने जहन में बिठा लेनी है। एक्टिव पैसिव में टेंस चेंज नहीं होता, बाय द वे टेंस की नोयत चेंज होती है, टेंस की स्टेट चेंज होती है, सही है। अब यहाँ पर देखें, मिस्टर अकबर सेड आई हैव फिनिश्ड माय वर्क, इन्वर्टेड कॉमर्स में बात हो रही है, तो इसका मतलब है कि डायरेक्ट नरेशन है, इसको हमने इनडायरेक्ट नरेशन में कन्वर्ट करना है। तो हैव, देखो मिस्टर अकबर सेड, जब भी ये इन्वर्टेड कॉमर्स वगैरह हटते हैं ना, तो ये मैं आप लोगों को बता दूं कि दैट आता है, ठीक है। अब ये आई किस में चेंज होगा, ही में, हैव किस में चेंज होगा, हैड में। फिनिश ही रहेगा। माय किस में चेंज होगा, हिज वर्क। सो मिस्टर अकबर सेड दैट ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क, आंसर इज ऑप्शन ए। बहुत आसान। अच्छा जी, इसका मुझे जल्दी से आंसर बताएं, बहुत से लोग इसमें गलती करते हैं और मैं देखना चाहता हूँ कि क्या आप इसमें गलती करते हैं या नहीं करते। देखिए, अहमद सेज टू अली यू आर इल, देखिए ये चीज़ तो हमें समझ आ गई कि ये हमारे पास कौन सा नरेशन है, डायरेक्ट नरेशन है। कैसे पता लगा, क्योंकि इन्वर्टेड कॉमास आ रहे हैं। अब इसको हमने इनडायरेक्ट में करना है, तो जल्दी से बताएं इसकी क्या ऑप्शन होगी। बहुत ही ट्रिकी एमसीक्यू है ये वाला, ठीक है जी। अच्छा जल्दी से मैं नीचे कर देता हूँ ताकि आंसर ना आप देखें, हाँ ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर बल्कि देख ही लिया होगा यार आंसर में से, इतने शरीफ नहीं है। अहमद सेड दैट द अर्ली बर्ड कैचेज द वर्म, देखें ये एक इनडायरेक्ट नरेशन है। कैसे पता लगा, देखें बच्चों, इन्वर्टेड कॉमास नहीं आ रहे ना, तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास कौन सी नरेशन है, ये हमारे पास इनडायरेक्ट नरेशन है, ठीक है। इसको हमने डायरेक्ट में चेंज करना है। तो अहमद सेड ये एक फैक्चुअल बात कह रहा है कि अर्ली बर्ड जो है वो वॉर्म को कैच करती है, तो इसका मतलब है ये एज इट इज़ आ जाएगा। तो अहमद सेड द अर्ली बर्ड कैचेज द वॉर्म, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये देखें, अहमद सेड द अर्ली बर्ड कैचेज द वॉर्म। आगे देखते हैं जी। अच्छा जी, आई टोल्ड हिम आई डू नॉट नो, ऑब्वियसली। अच्छा, आई सेड टू हिम है और इन्वर्टेड कॉमास या डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो हो जाएगा आई टोल्ड हिम दैट आई डू, किस में चेंज हो जाएगा, डिड में, आई डिड नॉट नो, ठीक है जी। अमार डैश टू डैट कॉलेज फॉर द लास्ट 10 ईयर्स, बहुत आसान। देखिए अमार फॉर आ रहा है ना, जहाँ पे भी फॉर और सिंस है, इसका मतलब है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात हो रही है। तो इसका मतलब हैड बीन जो है वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को रिप्रेजेंट करता है, हैड बीन गोइंग टू दैट कॉलेज, ठीक है जी। आंसर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड सिनोनिम्स है। सिनोनिम्स का मतलब अगेन मैं बताता हूँ कि हमारे पास क्या होता है, सिमिलर। सॉल्टी है, जल्दी से बताएं इसका, 2 सेकंड आपके पास। वेरी गुड, सॉल्टी का मतलब हमारे पास होता है ब्राइनी। हैप्लेस, हैप्लेस का मतलब हमारे पास होता है अनलकी, बदकिस्मत। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, काफ़ी दफ़ा आ चुका है, ईडीएम है ये, एट 6 एंड 7। और इसका मतलब होता है bewildered, यानी कि पजल्ड माइंड, समझ नहीं आ रही क्या कहना चाह रहा है। आई वॉज बॉर्न इन आएगा या ऑन, बड़ी बहस होती है भाई इस पर भी एनटीएस में। देखें, बहुत आसान तरीका बताता हूँ। जब आपके पास यहाँ पर डेट पहले होगी ना, यानी कि 16th में हो या 17th में हो, तब इन आता है। लेकिन जब आपके पास मंथ पहले हो तो आपके पास क्या आता है, ऑन आता है, ठीक है जी। और जब आपके पास ईयर भी पहले हो तब भी ऑन आता है, सॉरी तब इन आता है, सॉरी इन आता है, ठीक है। जब डेट पहले हो तो ऑन आता है और जब मंथ और ईयर पहले हो तो इन आता है, ठीक है। शी केयर्स डैश द इन्वायरमेंट, शी केयर्स अबाउट द इन्वायरमेंट। शी कुड नॉट रिफ्रेन डैश शेडिंग टीयर्स, यानी कि वो अपने बहते हुए आंसुओं को नहीं रोक सकी। शेडिंग टीयर्स का मतलब होता है बहते हुए आंसू, रिफ्रेन का मतलब होता है रोकना, और कुड नॉट का मतलब नहीं रोक सकी। तो फ्रॉम होगा ना, फ्रॉम, टू तो हो नहीं सकता, बाय भी नहीं हो सकता, तो फ्रॉम इज द करेक्ट ऑप्शन। कॉपर इज डैश यूजफुल मेटल, तो कॉपर इज अ यूजफुल मेटल, ठीक है। आगे देखें, क्वांटिटेटिव पोर्शन के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और आ चुके हैं, बड़े इंपॉर्टेंट हैं। देखें यहाँ पर इस तरह के एमसीक्यूज दोबारा मैं यही कहूँगा कि आपने जब भी बेसिस सेम हो तो आप आराम से पावर्स को माइनस कर सकते हैं, क्योंकि डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ये सॉल्व किया है, देखें ये x की पावर 28 डिवाइड बाई x की पावर 6 आ गया, डिवाइड किया x की पावर 22 इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पर अगेन कोफिशेंट्स यानी कि बेसिस सेम है a और b, और यहाँ पे भी a और b है, मल्टीप्लाई और पावर्स ऐड हो सकती है। लेकिन सबसे पहले ये बाहर वाली होल पावर को तो अंदर जाके मल्टीप्लाई करें ना। 2 की पावर 4 क्या होता है जनाब, 16 हो गया। ये 4 2 8 और b की पावर 12, ये यहाँ पर मैं लिख दिया, इंटू a की पावर 9 b का क्यूब, यहाँ पे मैंने लिख दिया। सिंपल मैंने क्या किया, अब यहाँ पर a वाली दोनों टर्म्स को आपस में ऐड कर दिया और b वाली दोनों टर्म्स के वैल्यूज़ को आपस में, पावर्स को आपस में ऐड कर दिया। यू गॉट द आंसर 16, a की पावर 17, b की पावर 15।
यहाँ पर देखें जनाब, बहुत आसान एमसीक्यू है। देखें 5/4 की पावर 0, एनीथिंग पावर 0 मीन्स 1, 1 आ गया। और 2/3 की होल पावर -2 है, इसका मतलब 3/2 की होल पावर +2 लिख सकते हैं। यहाँ पर हमने लिखा, सॉल्व किया, 3 3 9, 2 2 4, वी गॉट द आंसर विच इज इक्वल टू 9/4। अच्छा जी, इनइक्वालिटी के सवाल आते हैं लेकिन आजकल जो है वो आना कम हो गए इनइक्वालिटीज़ के सवाल। अब इसमें वो देखें वो क्या कह रहा है, 2/3 की पावर x-2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/2 की पावर x-3। ठीक है जी, 1/2 की पावर x-3। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2/3 की पावर 2/3 और x-2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 x-3। सिंपल आपने क्या करना है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 3 को उधर ले जाएं, 2 को उधर ले जाएं, x की वैल्यू निकाल लें। बहुत आसान सवाल है। डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला पता होना चाहिए, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर प्लस z2 - z1 का स्क्वायर, अगर आपके पास z कोऑर्डिनेट भी है तो। अगर नहीं है तो फिर टेंशन नहीं लेने की बात। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अच्छा जी, अगेन ग्रेडियंट निकालना है। ग्रेडियंट का दूसरा नाम भाई क्या होता है, स्लोप होता है। और ये जरा फार्मूला गलत लिखा हुआ है। ग्रेडियंट बेसिकली होता है y/x। ठीक है, सो y ऊपर आएगा, x नीचे आएगा। ठीक है, सो m इज इक्वल टू y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। ठीक है, x पहले ऊपर नहीं आता है, y ऊपर आता है। सो y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1, वी गॉट द आंसर। जब भी किसी भी चीज़, अच्छा ये भी सवाल आया हुआ है भाई NTS NET 7 और कॉमसेट्स के टेस्ट में कि 1/80 को परसेंटेज में चेंज करना है। तो जब भी किसी चीज़ को परसेंटेज में चेंज करना हो तो मल्टीप्लाई बाय 100% कर देते हैं। ठीक है जी, अगर किसी भी चीज़ को डेसिमल में कन्वर्ट करना हो तब क्या करते हैं, ये देखते हैं। 2 होल 1/7, सबसे पहले तो होल खत्म करें, 7 2 14 15, 15/7% हो गया। जब भी आपने परसेंटेज को डेसिमल में कन्वर्ट करना होता है तो हम इसको 1/100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1/100 से। ठीक है, आगे चलते हैं। आप देखें 3/4% को डेसिमल में करना है तो 3/4% इज इक्वल टू 3/4 मल्टीप्लाई बाय 1/100। सो 3/400 हो गया, हमारे पास बन गया 0.0075। बहुत आसान। द सम ऑफ, एक मिनट यार, हाँ ये सवाल आया हुआ था नेट 6 में। ठीक है, नेट 6 में ये सवाल आया हुआ था कि द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज 1105। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। यार ये बहुत आसान सवाल भी है लेकिन बहुत से लोग गलती करते हैं। जरा मैं बताता हूँ गलती क्या होती है। क्वेश्चन समझो, सम है और स्क्वायर है, 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। अब लोग कहते हैं कि एक को मैं लेट कर रहा हूँ x, एक को लेट कर रहा हूँ y। नहीं कर सकते इस तरीके से सॉल्व। क्यों? क्योंकि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 कंसेक्यूटिव है तो यार एक लोगे x और दूसरा लोगे x+1, इनका स्क्वायर लो, इनको ऐड करो। उन्होंने क्या कहा था, इज इक्वल टू, ऊपर करता हूँ मैं 1105, फाइंड द इंटीजर्स। सिंपल, यहाँ से देखो x स्क्वायर हो गया प्लस x स्क्वायर प्लस 2x+1 इज इक्वल टू 1105 हो गया। यहाँ पर आप देखें 2x स्क्वायर प्लस 2x, 1105 -1 करेंगे 1104 हो गया स्टूडेंट्स। ये हो गया x स्क्वायर प्लस x माइनस 552। अब ये कहाँ से आया, 2 कॉमन लोगे तो फिर यही आ जाएगा। ठीक है, और उधर जाके 2 वैसे भी डिवाइड होकर 0 हो जाएगा। सिंपल, मिड टर्म ब्रेक करो, 24 - 23 और आपके पास दो वैल्यूज आ गई, x इज इक्वल टू 23 एंड x इज इक्वल टू 24। कितना आसान सवाल मैंने करवा दिया आप लोगों को। और इस वक्त यार मैं बहुत थक चुका हूँ लेकिन यार सब्सक्राइब नहीं करते हो ना तुम लोग, बहुत गलत बात है बच्चों। अच्छा जी, फाइंड दी लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम लेना जनाब, अब एलसीएम लेना भी नहीं आता तो पानी में जाकर डूब जाओ। देखो 5, 15, 20 और 25 है, एलसीएम लो, 5 1 5, 5 3 15 अप टू सो ऑन, जो भी आंसर आता है 300 जो है उसका आंसर आ जाता है। व्हाट इज़ 11 इन बाइनरी, कैसे करते हैं देखें। 11 को आप 2 से डिवाइड करना शुरू करते हैं। देखें 2 से डिवाइड किया, 2 5 10, 1 रिमाइंडर, 2 2 4, 1 रिमाइंडर, 2 1 2, 0 रिमाइंडर। सो यहाँ से नीचे से ऊपर जाना है, लोग ऊपर से नीचे जाते हैं गलत करते हैं, नीचे से ऊपर जाना है तो 1011। इसकी ऑप्शन कौन सी है भाई, 1011, ऑप्शन 2 इज द ऑप्शन 1011। ठीक है जी। अच्छा जी, ये सवाल भी काफ़ी दफ़ा आया है और 30 जून वाले टेस्ट में भी आ चुका है कि भाई इन अ ग्रुप ऑफ 550 स्टूडेंट्स 42% गो टू द टूर, हाउ मेनी स्टूडेंट्स गो टू द टूर। देखें 550 स्टूडेंट्स, ये 42% गए हैं। अब इनको हमने नंबर में करना है तो डिवाइडेड सिंपल कर दें, 42 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 550। ये देखें परसेंटेज को कन्वर्ट करना था ना हमने डेसिमल में, नंबर्स में, तो सिंपल हमने ये काम कर दिया। कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला आना चाहिए। वो क्या कह रहा है कि बाय सेलिंग अ कार फॉर रुपीज़ कितने हैं जनाब, 4,95,000 एंड एजेंट गेन्स 10%। यानी कि वो ये कह रहे हैं कि जनाब उसने गाड़ी बेची 4,95,000 की और उसने प्रॉफिट लिया 10% का। उसकी कॉस्ट क्या थी, गाड़ी की कॉस्ट। तो कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला आना चाहिए सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय 100 प्लस S%। क्या भाई इसका मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि आपने क्या किया है कि सेलिंग प्राइस आपको पता है कितनी है, 4,95,000, एस क्या है, गेन है। ठीक है, तो 100 प्लस एस क्या हो गया, 100 प्लस 10, क्योंकि 10% गेन था, 110 हो गया, सिंपल। अच्छा जी, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल दैट वाज बॉट फॉर ₹1150 एंड सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 6%। वो ये कह रहा है सेलिंग प्राइस निकालनी है, ऊपर क्या निकाला, कॉस्ट प्राइस, नीचे क्या निकालनी है, सेलिंग प्राइस। बहुत आसान सवाल है बच्चों, बहुत आसान सवाल है। ऊपर वाले फार्मूला याद रख लो, काम हो जाएगा, क्योंकि सेलिंग प्राइस को एक तरफ रखो और कॉस्ट प्राइस के साथ मल्टीप्लाई करवा दो 100 प्लस S% को। ये देखो
बहुत आसान है। हमें सेलिंग प्राइस निकालनी है, हमें ये पता है कि गेन कितने हैं, बिल्कुल पता है, प्रॉफिट या गेन हमें ये भी पता है कि कितने में ख़रीदा, कॉस्ट प्राइस भी पता है, और हमें 100 से ऐड तो करना ही करना है। व्हाट परसेंट ऑफ 50 इज़ बी, बहुत आसान सवाल है। 50% ऑफ बी हमें निकालना है, 50 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बी एंड यू गॉट दी आंसर। सही है जी, आगे चलते हैं। व्हाट इज़, यार ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार कह रहा हूँ, खुदा रहा इन सवालों को अच्छी तरीके से करना है। व्हाट इज़ 10% ऑफ 20% ऑफ 30%, ठीक है। देखें यहाँ पर बहुत आसान है। 10% का मतलब है 10 बाई 100, 20% का मतलब है 20 बाई 100, 30% का मतलब है 30 बाई 100। इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करें, आपके पास आंसर आ जाएगा 0.006%, ठीक है जी। आगे चलते हैं। इफ 5x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 इज डिवाइडेड बाई x माइनस 1 द रिमाइंडर इज व्हाट। देखें सिंपल सिंथेटिक डिवीजन करें जो आप लोगों ने की भी है, या फिर आप दूसरा काम भी कर सकते हैं, लॉन्ग डिवीजन से कर लें। ये देखें यहाँ से करेंगे सिंपल, आपके पास आंसर क्या आ रहा है, 0 रिमाइंडर आ रहा है, 0 आंसर 1 इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है जी। हो भाई जान, हालत ख़राब हो गई मेरी। इफ 4 की पावर a इज इक्वल टू 8 की पावर b, व्हाट इज़ द रेशो ऑफ a टू b। यकीन जानो मैं इतनी आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ ना, तो थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ, ठीक है। अच्छा जी, इफ 4 की पावर a इज इक्वल टू 8 की पावर b, व्हाट इज़ द रेशो ऑफ a टू b। देखें अब यहाँ पे मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। मैंने अगेन आप लोगों को वही बात करनी है भाई, जब भी पावर के साथ खेलना है तो आप लोगों ने बेसिस को सेम बना लेना है। क्या करना है, आप लोगों ने बेसिस को सेम बना लेना है। यहाँ पे बेसिस को सेम बना लें, 8 किसका स्क्वायर है, 2 की टर्म्स में लिख लेना सब कुछ, ठीक है, 2 की टर्म्स में लिख लें, बहुत आसान काम हो जाएगा। देखें 2 की टर्म में हम किस तरीके से लिखेंगे, 2 की टर्म में जो है हम इसको इस तरीके से आप लिख लें कि आपने सिंपल जो है वो 2 का स्क्वायर कर दिया, 2 का क्यूब कर दिया, 2 बेसिस सेव है, पावर्स को इक्वल ले लें, तो a बाई b इज इक्वल टू 2/3। सही है, हाँ, निकालना क्या था, a बाई b निकालना था, हाँ, तो 2/3 यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये सवाल भाइयों रिपीट हुआ है 4 दफ़ा अभी तक रिपीट हो चुका है टेस्टों में, और हो सकता है कि आने वाले टेस्ट में भी रिपीट हो जाए। इवन के कल वाले टेस्ट में भी ये सवाल आया हुआ था, और 30 जून वाले टेस्ट में भी ये सवाल आया हुआ था। सो देख लो कितना इंपॉर्टेंट है, सिर्फ बहुत आसान है। यूनिटरी मेथड इसको कहते हैं। वो ये कह रहे हैं कि 12x की प्राइस 96 है, तो ₹80 में कितने x खरीदे जा सकते हैं। जो चीज़ फाइंड करनी है उसको इज इक्वल टू के राइट साइड पे रखो, ठीक है। ये देखो कहाँ गया यार, अच्छा इसको मैंने सॉल्व नहीं किया हुआ, कोई मसला नहीं है। जो चीज़ फाइंड करनी है उसको इज इक्वल टू के राइट साइड पे रखो, यानी कि आपने क्या फाइंड करना है, x फाइंड करनी है ना, हाउ मैनी x कैन बी बॉन्ड। 96 रुपीज़ है, तो 96 रुपीज़ को आप इक्वल ले लो 12x के, ठीक है, क्योंकि 12x हमें पता है। अब आप 1 रुपये के लिए निकालो कि भाई 1 रुपये में कितने एक्स आ रहे हैं, ठीक है जी। मैं यूँ करता हूँ यार, ये मुझे बताओ कि ये जो होता है, जो लोग लिख रहे होते हैं वीडियोस में, जो टीचर्स वगैरह होते हैं, वो किस तरह इतने स्मूथ लिख रहे होते हैं, माउस से तो लिखा नहीं जाता। अच्छा 12/96 हो गया, और उसके अलावा हो गया हमारे पास कितने एक्स के लिए अब निकालना है, अब हमने निकालना है 80 रुपीज़ के लिए, तो 80 रुपीज़ इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 96 मल्टीप्लाई बाई 80। इसको सॉल्व करो, जो आंसर आएगा वही आपके पास जो है वो एक्स खरीदे जा सकते हैं 80 रुपीज़ में। कितना आसान कर दिया बच्चों मैंने आप लोगों के लिए, ठीक है, ये बहुत आसान है। चलें जी, अब इसको हम करते हैं ज़रा बंद, और ये वाला भी हमारा हो गया क्वेश्चन। बायोलॉजी और सब्जेक्टिव क्वेश्चन और हमारे पास वो रह गया, क्या कहते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ अब हमारे पास आ गया एनालिटिकल क्वेश्चन, और वो मैं आप लोगों को कराऊंगा। हाँ, इंग्लिश का कॉम्प्रिहेंशन पैसेज भी मैंने करवाना है, वो भी आप लोगों को करवाऊंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में, और इस वीडियो पे सपोर्ट दिखाना। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।